वेलकम 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 सीए इंटर के एफएम के प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। हम लोग ने लास्ट क्लास एक नया चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम था लिवरेज। एक बार जरा जल्दी से लिवरेज की रिवीजन करा देता हूँ, फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। जरा ध्यान दीजिएगा। हमने लिवरेज में लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ लिया था बेटे? हमने ये बात पढ़ी थी कि लिवरेज एक मेजर ऑफ रिस्क है। लिवरेज रिस्क को नापता है, यानी अगर किसी कंपनी का लिवरेज हाई है, इसका मतलब उसका रिस्क हाई है। ये बात समझ गए आप? मैंने क्या कहा? रिस्क लेकिन तीन तरीके से निकलता है, वो हम आज डिस्कस ज्यादा करने वाले हैं। इनकम स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जिसमें हम ये बताते हैं कि सेल में से पहले वेरिएबल खर्चा जाएगा, कंट्रीब्यूशन बचेगी, फिर फिक्स खर्चा जाएगा। ये जो फिक्स खर्चा होता है ये ऑपरेटिंग फिक्स खर्चा होता है, यानी ये मुख्य बिजनेस करने का फिक्स खर्चा है। इसमें से ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी आ जाता है। उसमें से इंटरेस्ट पहले जाता है, फिर टैक्स जाता है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड जाता है, जिसमें से इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड को मिलाकर हम फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेल में से अगर वेरिएबल खर्चे हटाओ तो जो बचता है उसका नाम कंट्रीब्यूशन है। जैसे सोचो, आपका जन्म हुआ तो आपके मम्मी पापा ने आपको बुलाने के लिए, पुकारने के लिए कोई नाम रखना था कि नहीं? कोई तो नाम रखना था। जैसे मानो आपका नाम रख दिया आदित्य। अब मानो, क्योंकि वो पहचानना चाहते थे कि इस बच्चे को जब हम बुलाएंगे तो किस नाम से रिस्पॉन्ड करेगा, तो उन्होंने आपका एक नाम रखा। इसी तरीके से प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट भी तो एक नाम है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज प्रॉफिट, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रॉफिट का मतलब है सेल में से जब सारे खर्चे हट जाते हैं तो जो बचता है वो प्रॉफिट है। यही तो है। तो प्रॉफिट का भी तो आप फॉर्मूला ही बताओगे। देयर इज नो मीनिंग ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ फॉर्मूला कि भाई सेल में से खर्चे माइनस कर दो तो जो बचता है वो प्रॉफिट है। उसी तरीके से अगर सेल में से सिर्फ वेरिएबल खर्चे माइनस कर दो तो जो बचेगा उस चीज का नाम कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? कॉन्ट्रीब्यूशन डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्टिंग में यूज होती है। बट अभी तो हम एफएम पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं कॉस्टिंग के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आइए आगे देखते हैं। अब आपने इसमें से क्या कर देना है? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस कर देना है, प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देना है, बचेगी इक्विटी की कमाई। और जो इक्विटी की कमाई है उसे डिवाइड बाय अगर आप नंबर ऑफ शेयर्स कर दोगे कि इक्विटी के कितने शेयर्स हैं, तो आपको पर शेयर की कमाई पता लग जाएगी। दैट इज ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? अर्निंग पर शेयर। अब ये जो अर्निंग पर शेयर है इसके दो हिस्से होंगे। डिविडेंड पर शेयर, जो शेयर होल्डर को बांट दिया, जो नहीं बांटा वो रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर। इसके बारे में बहुत डिस्कशन होगा आगे चल के, आगे आने वाले चैप्टर्स में। ये लिस्ट थी कि जब कंपनी पैसा बांटती है सबसे पहले इंटरेस्ट वालों को देती है, फिर गवर्नमेंट को देती है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को देती है, फिर इक्विटी वालों को देती है। अब हमने ये सब बातें करी थी कि बिफोर टैक्स को आफ्टर टैक्स कैसे बनाते हैं। बिफोर टैक्स को अगर 1 - t से इंटू कर दो तो वो आफ्टर टैक्स बन जाता है। और अगर आफ्टर टैक्स को डिवाइड बाय 1 - t कर दो तो बिफोर टैक्स बन जाता है। प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है वो हमेशा ज्यादा हर्ट करता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा मोर हर्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ? यानी अगर मैं बोलूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड हम किसी को दे रहे हैं, है ना, तो जब हम प्रेफरेंस डिविडेंड देते हैं 70,000 का, वो हमें फील होता है 1 लाख का। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड देने से पहले उसके ऊपर टैक्स जा चुका होता है, उस पैसे पे भी टैक्स जा चुका होता है। जैसे प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप किसी को 70 रुपीज का देते हो तो फील होता है 100। इसीलिए प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड बाय 1 - t कर देते हैं। ये भी हमने लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया था। ठीक है जी। ठीक है जी। आइए देखते हैं लिवरेजेस। देखिए बेटा, इसका मतलब है मेजर ऑफ रिस्क। अब लिवरेज को नापते हैं मेजर ऑफ रिस्क से। रिस्क तीन तरीके से नापा जाता है। कौन कौन से तीन तरीके हैं बताओ जरा जल्दी से। एक ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क का मतलब होता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क। फिर एक आएगा फाइनेंशियल रिस्क, ये फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क है। फिर एक आएगा कंबाइंड लिवरेज, यानी ये कंबाइंड रिस्क है। दोनों रिस्क को मिलाने के बाद कंबाइंड रिस्क आता है। दोनों रिस्क को मिलाने के बाद कंबाइंड रिस्क आता है। क्या ये बातें भी आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? से यस और नो। ये बातें क्लियर है आपको? परफेक्ट। हमने इसको फॉर्मूलाज कैसे पढ़े थे? मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाने के लिए एक बात बताई थी। मैंने कहा था कि बेटा जब भी आप कोई फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें बिफोर एंड आफ्टर दोनों बातें लिखते हैं। बोलिए मेरी बातें समझे आप? मैंने क्या कहा? यानी उस पैसे को पे करने से पहले आपके पास कितना पैसा था और उस पैसे को पे करने के बाद आपके पास कितना पैसा है। तो कंट्रीब्यूशन, देखो ऊपर आया कंट्रीब्यूशन, फिर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट पे कर दो तो नीचे ईबीआईटी आ गया। ऐसे यहाँ पर ईबीआईटी और ईबीआईटी में से फाइनेंशियल फिक्स खर्चे पे कर दो। फाइनेंशियल फिक्स खर्चे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इंटरेस्ट का खर्चा और प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स का खर्चा। प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स का खर्चा, ये दोनों फाइनेंशियल फिक्स खर्चे होते हैं। ये ईबीआईटी में से माइनस कर दो। अगर किसी क्वेश्चन में मान लो कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो वो हट जाएगा ये वाला पार्ट। तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट यानी सिर्फ ईबीटी रह जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है अगर क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मिसिंग हो। और जब हम कंबाइंड लिवरेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? इन दोनों फॉर्मूलाज को इनटू करते हैं। तो उसमें ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाता है
फॉर्मूला बन जाता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ये डिनोमिनेटर, या फिर अगर प्रेफरेंस नहीं है तो ये वाला डिनोमिनेटर यानी ईबीटी। क्या ये फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज की डेवलपमेंट दोनों बातें याद रिकॉल हो गई आपको? मैं चाहता हूँ 1 मिनट जरा वीडियो को पॉज करो और एक रफ पेज पे दोबारा से फॉर्मूले लिख के देखो। मैं हटा रहा हूँ आपके सामने से, क्योंकि तभी आगे की आज की क्लास स्टार्ट हो पाएगी। जल्दी से इन्हें लिख के देखो। लिख के देखा बेटा आपने ये फॉर्मूला? सबने, सभी ने लिख लिया? परफेक्ट परफेक्ट। अगर आप सभी ने ये फॉर्मूला लिख लिया, इसका मतलब आप सब लोग लायक बच्चे हो, नालायक तो बिल्कुल नहीं हो। ठीक है जी, यानी हमें ये तीनों फॉर्मूलाज तो क्लियर हो गए कि किस तरीके से ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज निकाली जाती है। ठीक है, अब ना मैं आपको इसके बारे में कुछ बातचीत और पढ़ाना चाहता हूं, और सुनिए। अब थोड़ी गहरी बातचीत है, लेकिन मैं चाहता हूं आप ध्यान से सुने। देखो, जब परसेंटेज चेंज की बात होती है तो फॉर्मूलाज पलट जाते हैं। अब मैं आपको इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन, देखो मैं यहाँ पे फाइनेंस पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं कराना चाहता, मैं फाइनेंशियल डेरिवेशंस कराना चाहता हूँ। यानी जहां भी फाइनेंस का टॉपिक लग रहा है वो मैं जरूर कराना चाहता हूँ। मैं आपको एक दो बातें रिकॉल कराता हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा याद आने लगेगा। आपने बचपन में शायद इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, कुछ याद है आपको इलास्टिसिटी के बारे में? किसी को डिमांड इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, ये सब फॉर्मूलाज याद है? किसी को याद है? बताओ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती थी? आप कहते थे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कुछ याद आया? यही लिखते थे आप? सबको याद आया? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ऐसा कुछ लिखते थे ना, कि प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी कितनी चेंज होगी। लेकिन जब इसका जनरल फॉर्मूला लिखते थे तो डेल्टा पी बाय पी इंटू क्यू बाय डेल्टा क्यू ऐसे लिखते थे। याद आ रहा है आपको? लेकिन मतलब जब हम परसेंटेज चेंज से नॉर्मल में लिखते थे तो ऊपर चेंज ऑफ प्राइस ऊपर आता था और चेंज ऑफ क्वांटिटी नीचे आता था। क्या मेरी बातें आपको याद आ रही है मैंने क्या कहा? जब आप परसेंटेज से हटाकर फॉर्मूला लिखते थे तो यानी वो चीजें पलट जाती थी, बदल जाती थी। इसका अर्थ ये है कि जब हम डिराइव करते हैं फॉर्मूला को, मेरी बात को समझिएगा, परसेंटेज चेंज में रेसिप्रोकेट होकर आता है चीजें। और जब हम डिराइव कर रहे होते हैं फॉर्मूला को, देखो इसका बेसिक मतलब क्या होता है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का मतलब होता है डेल्टा क्यू बाय क्यू, डेल्टा पी बाय पी, ऊपर भी इंटू 100 नीचे भी इंटू 100, फिर वो पलट कर आ जाता है, पी ऊपर आ जाता है क्यू नीचे आ जाता है। इस तरीके से बनता है ना कि प्राइस ऊपर आ जाएगा, क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, डेल्टा क्यू ऊपर आ जाएगा, डेल्टा पी नीचे आ जाएगा। इस तरीके से सीखा होगा फिर आपने। याद आया आपको? मतलब परसेंटेज चेंज में और नॉर्मल लिखने में फॉर्मूलाज ऊपर नीचे। देखो यहाँ पे क्वांटिटी ऊपर है, यहाँ प्राइस ऊपर है, यहाँ प्राइस ऊपर है, यहाँ क्वांटिटी, यहाँ प्राइस नीचे है, यहाँ क्वांटिटी नीचे है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जब आप मैथमेटिकली फॉर्मूलाज को डिराइव करते हैं तो वो रेसिप्रोकेट हो जाते हैं। उसी को बेस मानते हुए आपको यहाँ पे कुछ मैं बोल रहा हूँ, उसे आपने ध्यान से सुनना है। ठीक है ना? वी आर नॉट हेयर टू डू मैथमेटिकल डेरिवेशन, लेकिन हम कंसेप्चुअल डेरिवेशन करना चाहते हैं। आप लिखेंगे नहीं, आप सिर्फ सुनेंगे। देखो, डीओएल को जब हम परसेंटेज चेंज के आधार पे लिखते हैं, डीओएल को जब हम परसेंटेज चेंज के आधार पे लिखते हैं तो फॉर्मूला बन जाता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन, देखिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। मतलब आपको ये बात समझ आई कि जब हम इसे फॉर्मूला चेंज में लिखते हैं, परसेंटेज चेंज में लिखते हैं, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। क्या मेरी बातें आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? यानी जो ऊपर है वो परसेंटेज चेंज में नीचे आ जाएगा और जो नीचे है वो परसेंटेज चेंज में ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी दोनों बातें आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? परफेक्ट। तो आपको ये बातें समझ आती हैं कि परसेंटेज चेंज में भी ऊपर नीचे आ जाएगा, तो इसी फॉर्मूला को हम परसेंटेज चेंज में लिख सकते हैं। अब मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि जैसे परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन चेंज होती है ना बेटे, देखो मेरी बात को सुनो, जितने परसेंटेज कंट्रीब्यूशन चेंज होगी उतने ही परसेंटेज सेल भी चेंज होगी। अगर कंट्रीब्यूशन मान लो 100% बढ़ रही है तो इसका मतलब सेल भी 100% बढ़ रही होगी, क्योंकि ये सेम प्रपोर्शन में चेंज होती हैं तीनों चीजें। मैं दोबारा बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। अगर मैं कहता हूँ कि कंट्रीब्यूशन 20% बढ़ी है, इसका मतलब सेल भी 20% बढ़ी होगी। मैंने क्या कहा, दोबारा बोलो। अगर कंट्रीब्यूशन 20% बढ़ी है तो इसका मतलब सेल भी 20% बढ़ी होगी। इसलिए हम जहां पे फॉर्मूला लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, उसी को लिख सकते हैं
परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये जो हम ट्राइंगल बनाते हैं ये चेंज का सिंबल होता है, ये जो ट्राइंगल बनाते हैं ये चेंज का सिंबल होता है। ठीक है जी, दोबारा सुनते हैं। परसेंटेज चेंज इन, मैं ना अभी इसकी डेरिवेशन लिखवा रहा हूँ, मतलब समझा रहा हूँ आपको, आपने थोड़ी देर सिर्फ समझना है। देखो मेरी बात को सुनो आराम से, अभी लिखना नहीं। डीओएल का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। क्या मेरी बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? डीओएल का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लेकिन अगर इसका परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला होगा तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। क्या ये बात भी आपको क्लियर हो गई? बोलिए, इतनी बातें क्लियर है? मैं रिपीट करता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है जी आपको? नो। तो इसी के साथ मैंने आपको ये बोला कि इसी को परसेंटेज चेंज इन सेल्स भी लिख देते हैं, क्योंकि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जितने परसेंटेज बेटा कंट्रीब्यूशन चेंज होगी उतने ही परसेंटेज सेल भी चेंज होगी। मेरे हिसाब से आपको फॉर्मूला याद तो हो गया है, पर इसके लॉजिक पे डीप डाइव करना है। अब हमने फॉर्मूला याद तो हो गया है, रिकॉल तो हो गया, लर्न करने का तरीका तो पता लग गया। लर्न करने का तरीका पता लग गया ना आपको? देखो क्या पता लगा आपको, मैं बताता हूँ कि सर अगर कंट्रीब्यूशन होता है तो उसकी परसेंटेज चेंज नीचे चली जाएगी और ईबीआईटी की परसेंटेज चेंज ऊपर चली जाएगी, और कंट्रीब्यूशन की जितनी चेंज होती है उतनी ही सेल भी चेंज होती है। सर ये बात प्रूव करो। चलो इस बात को प्रूव करते हैं। देखो बेटा मेरी बात को समझो। अगर ए केस और बी केस की बात करूं, अगर मैं बोलता हूं कि हम सेल करते थे पहले लेटेस्ट से 10,000 यूनिट्स 100 रुपए वाले, तो बताना हमारी कितने रुपए की सेल होती थी? आप बोलोगे 10 लाख रुपीस की सेल होती थी। अगर मैं बोलूं इसमें से वेरिएबल कॉस्ट होती थी 10,000 यूनिट 40 रुपीज वाले, तो यानी कि हमारी 4 लाख रुपीस की कॉस्ट लग जाती थी। तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी आती थी बताओ जरा सोच के? तो हमारी कंट्रीब्यूशन आती थी 6 लाख। क्या यहाँ तक का क्वेश्चन समझ आ गया आपको? अच्छा मान लेते हैं कि सेल 20% यूनिट बढ़ गए, यानी जितने यूनिट बेचते थे वो 20% बढ़ गए। इमेजिन करो कि अगर सेल यूनिट 20% बढ़ गए, तो देखो अब 12,000 यूनिट पे 100 रुपए की सेल होगी, तो यानी 12 लाख रुपीस की सेल होगी। अब 12,000 यूनिट्स 40 रुपीज के बनेंगे, यानी कि 4,80,000 रुपीज के बनेंगे। अब अगर आप इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो इसका अर्थ होता है कि कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? अब जो कंट्रीब्यूशन है वो बन जाएगा आपका 7,20,000। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जब सेल 20% बढ़ गई तो कंट्रीब्यूशन भी 20% बढ़ गया। आप ध्यान से परसेंटेज निकाल के देखो, देखो सेल 20% बढ़ी है बेटा। 10 लाख में 20%, कैलकुलेटर उठा लो, ऐड करके देखो 10 लाख प्लस 20%। 10 लाख में 20% ऐड करोगे तो यही आएगा। आ गया ये कि नहीं? इसी तरीके से अगर इसमें भी 20% ऐड करोगे तो यही आएगा। तो यानी इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये शो कर दिया कि जितने परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन होता है उतना ही परसेंटेज चेंज इन सेल भी होता है। क्या ये फॉर्मूला क्लियर? देखो ये अब आपको एग्जाम में कहीं करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि बेटा ये फॉर्मूला कैसे बना है आपको पता हो। समझ आ गई बात? थम्स अप करिए और बोलिए हाँ समझ आ गई। अगर अगर आ गई है, नहीं आई है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है ये फॉर्मूला? यानी जितनी परसेंटेज सेल चेंज होगी उतने ही परसेंटेज वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगी, उतने ही परसेंटेज कंट्रीब्यूशन भी चेंज होगा। ऑब्वियस। ठीक है जी। एक बच्चा है सर परसेंटेज इन वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। हाँ बेटा वो भी सेम ही होगी, बट हाँ आप कह रहे हो कि फॉर्मूला में लिख सकते हैं परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट? नहीं, जो आईसीआई फॉलो करता है मैं वही फॉर्मूला डिराइव करूंगा, आपके घर का नया फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। ये बात समझ आ गई बेटा मैंने क्या कहा? बोलो ये डीओएल का एक और फॉर्मूला क्लियर हो गया? इस फॉर्मूला को पढ़ते हुए हमने दो बातें दिमाग में रखी है। पहली बात कि जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है जब उसे परसेंटेज चेंज में लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं। बोलो ये बात, एक बारी बोलो ये बात, मुझे पता लगनी चाहिए, सबको पता लगनी चाहिए। और कैमरास अपने ऑन रखिए कि जब हम एक नॉर्मल फॉर्मूला को परसेंटेज चेंज में लेके जाते हैं तो रेसिप्रोकेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटे? रेसिप्रोकेट कर देते हैं, मतलब नीचे वाले टर्म को ऊपर, ऊपर वाले टर्म को नीचे। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? और एक बात कि ये तो रेसिप्रोकेट हो जाता है,
और जहां परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन है उसकी जगह परसेंटेज चेंज इन सेल भी लिखी जा सकती है। लिखो ये फॉर्मूला जल्दी से, लिख लिया आप लोगों ने? लिखो लिखो जल्दी लिखो, क्विक, एब्सोल्युटली क्विक। अब एक बच्चा कह रहा है कि सर रेसिप्रोकेट जो किया है इसकी डेरिवेशन बताओ। बेटा आई एम नॉट हियर फॉर मैथमेटिकल डेरिवेशंस, है ना, मैं आपको फाइनेंशियल डेरिवेशन सिखाऊंगा। मैथमेटिकल डेरिवेशंस आप लोग अपने फाउंडेशन के मैथ्स में पढ़ कर आए हैं, ठीक है, और जो चीज़ हमारे एग्जाम में नहीं आएगी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, ठीक है बेटा। अब आप अगर कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल क्यों हुआ, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फाउंडेशन के टीचर्स के पास जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई, आपको इलास्टिसिटी के फॉर्मूलाज पढ़ाए उनके पास जाना पड़ेगा, और मैथ्स के टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, है ना। लेट्स कीप इट फाइनेंशियल डिस्कशन हेयर, है ना, क्योंकि आपके बचपन के पाप मैं नहीं धोऊंगा, मतलब जहां पे वो फाइनेंस के पाप है वो जरूर धोऊंगा, क्योंकि आई वॉन्ट टू टीच माई सब्जेक्ट 100%, ठीक है। आइए बेटा, बोलिए यहाँ तक की बातचीत समझ आ गई आपको मैंने क्या कहा? अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं बेटा डीएफएल के बारे में, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में, ठीक है, सुनो अच्छा अच्छे से समझना। जब हम बात करते हैं डीएफएल के बारे में, तो डीएफएल हमें ये बताता है कि यार देखो, अ, अगर इसकी परसेंटेज चेंज करनी है तो सर ये परसेंटेज चेंज तो चलो नीचे लिखनी आसान हो जाएगी। सर आपने कहा रेसिप्रोकल कर देना, तो सर ये तो नीचे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सर ये लिखना तो आसान है। सर लेकिन अब तो हम फंस गए, अब इतनी बड़ी परसेंटेज चेंज कहाँ से निकालूं मैं, इतनी बड़ी परसेंटेज चेंज कहाँ से निकालूं मैं तो फंस गया। बेटा सही बात है, फंस गए। तो ऐसे केस में जो फॉर्मूला आपके आईसीआई ने सजेस्ट किया उसने कहा देखो एक बात को समझो कि इन सब का जो परसेंटेज चेंज का इम्पैक्ट है वो किस पे आएगा अल्टीमेटली। आप इनकम स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, इन सब की परसेंटेज चेंज का जो इम्पैक्ट आएगा वो अल्टीमेटली किस पे आएगा, ईपीएस पे। अल्टीमेटली इम्पैक्ट सारा का सारा किस पे आएगा एंड में, आप बताइए। इसका परसेंटेज चेंज का जो इम्पैक्ट एंड में किस पे आएगा बताओ, ईपीएस पे आएगा। तो इसीलिए उस फॉर्मूला में उन्होंने परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को यूज किया। किसे यूज किया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस को यूज किया। अब देखो मैं ये फॉर्मूलाज आपको पढ़ा सकता हूँ क्योंकि आपका आईसीआई कहता है इन फॉर्मूलाज को पढ़ाने के लिए। इस फॉर्मूला को याद करते हुए सोचना क्या है मैं वो भी बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। पार्शियली मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में बता रहा हूँ कि इसका सोर्स कहाँ है, बट डेफिनेटली कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो टेक्निकली डिराइव नहीं हो सकते, तो उनकी डेरिवेशन पे हम नहीं जाएंगे, और हमारे करिकुलम में मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूलाज की समझ है, समझ दी जाएगी आपको। और जहाँ पे फाइनेंशियल डेरिवेशन होगी वो भी मैं कराऊंगा, वो तो सारे फॉर्मूलाज की कराऊंगा जो भी फाइनेंशियली डेवलप होंगे। तो देखो इस फॉर्मूला में उन्होंने क्या किया, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लिखा। मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअली में पता है कर क्या रहे हैं हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक की परसेंटेज चेंज ले रहे हैं। परसेंटेज चेंज इन सेल्स से लेके परसेंटेज चेंज इन ईपीएस तक जा रहे हैं, यानी हम इस पूरे की परसेंटेज चेंज को इम्पैक्ट करना चाहते हैं क्योंकि हम पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली में हम पूरी की पूरी स्टेटमेंट को पढ़ना चाहते हैं, इसीलिए इसे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस तक लाया जाता है। और अगर अब मैं इन दोनों को इंटू करूंगा तो बताओ क्या होगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट जाएगी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कट जाएगी, तो क्या बनेगा बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा मल्टीप्लाई करके, डीसीएल का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलोगे परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। बोलिए मेरी बातें आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा, जी हाँ या ना। ये एक बारी मैं आपको और समझाता हूँ, इसे दोबारा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखो मैंने इसे अपने मन में कैसे रखा हुआ है मैं वो चीज़ आपको डिस्प्ले करता हूँ, वो चीज़ आपको बताता हूँ, आप कोशिश करिएगा कि आप भी उसी लॉजिक को अल्टीमेटली सोचें। आइए सर, पहले इसे लिख लो, कवर अप कर लो, चलो इतना लिख लो पहले जल्दी से, फिर मैं आपको इसे समझाना स्टार्ट करता हूँ। जल्दी से लिख लो पहले, लिख लिया आपने? हाँ जी,
लिख लिया जी, बच्चे कह रहे हैं हमने फॉर्मूला लिख लिया। इसका ये मतलब हुआ, देखो बेटे, मैंने अपने मन में कैसे समझा, देखो मैंने अपने मन में इसे ऐसे समझा रखा है अपने आप को कि देखो तीन चीजें हैं, डीओएल, डीएफएल, डीसीएल, है ना। डीओएल, डीएफएल, डीसीएल। अब डीओएल क्या कहता है, डीओएल कहता है जी कंट्रीब्यूशन ऊपर आएगा, ईबीआईटी नीचे आएगा। ये कहता है कि ईबीआईटी ऊपर आएगा और लगभग ईबीटी नीचे आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर तो ज्यादातर अगर होगा भी तो माइनस हो जाएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - टी, ये नीचे आएगा। और डीसीएल में ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कैसे आएंगे बेटे, ये दोनों जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ईबीआईटी ईबीआईटी कट जाएगा, कंट्रीब्यूशन, तो ये देखिए ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन दिस, ये आ जाएगा। अब लेकिन जब बात होती है ना परसेंटेज चेंज की, जरा सुनिएगा अच्छे से, जब परसेंटेज चेंज की बात होती है तो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन की जगह पे सेल भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब परसेंटेज चेंज लिखते हैं तो नीचे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लिख देते हैं, क्योंकि ऊपर ईबीआईटी था तो नीचे परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी लिख देते हैं। और इसकी परसेंटेज चेंज नहीं लिख सकते, निकाल नहीं सकते, एक एक चीज की परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते। तो जो सबसे आखिर होता है इनकम स्टेटमेंट में, सबसे लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा, ईपीएस। तो ईपीएस की परसेंटेज चेंज लिख देते हैं। ठीक है जी। अब इन दोनों को आप इंटू करिए, तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट जाएगा, बचेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन या फिर सेल्स। सो आई होप कि ये फॉर्मूला आपको, ये वाले तीनों भी तो कल समझ आ गए थे, ये वाले तीनों भी आज आपने याद कर लिए। बोलिए समझे थे कि मेरे लिए बहुत आसान होता पढ़ाना, पता है मैं क्या करता बाकी टीचर्स की तरह, मैं ये 6 फॉर्मूले लिख देता और बोलता बेटा लर्न करो, 5 मिनट में फिर क्वेश्चन करेंगे। मैं कोई डिस्कशन ही ना करता इसका। लेकिन मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ अप टू दी एक्सटेंट कि आपके करिकुलम पे और आपके लेवल पे जितना मैक्सिमम डिस्कशन होना चाहिए, हो सकता है पॉसिबल है, मैं वो सारा डिस्कस करता हूँ, है ना। अब उसके बाद अगर आप कहें जी मैं मैथमेटिकली डेरिवेशन भी एक एक चीज़ की दिखाऊं, वो पर्पस नहीं है बेटे हमारा। मतलब मैं कोर्स को ऐसा नहीं पढ़ा सकता जो कभी, जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है वो पढ़ाने लगूँ मैं बच्चे की इच्छा पे, वो नहीं होगा। ठीक है, आई वुड वांट टू बी रेलिवेंट, क्योंकि जो बच्चे आए हैं वो रेलिवेंट स्टडी करने आए हैं। बोलिए यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई, मैंने क्या कहा। ठीक है जी, आइए जी। और ये मैंने नहीं लिया बेटा, एक बच्चा कह रहा है ईपीएस क्यों लिया था, मैंने नहीं लिया बेटा, आईसीआई को चिट्ठी लिखो, उन्होंने, मैंने आपको पूरी बात समझाई कि परसेंटेज चेंज इन सबका नहीं निकाल सकते थे, इन सबका परसेंटेज चेंज नहीं निकाल सकते थे, तो आखिरी इंपैक्ट ईपीएस पे देखा जाता है, इसलिए ईपीएस को लिया जाता है। अब उसके बाद बच्चा कहे नहीं सर परसेंटेज चेंज क्यों लिया था, नस काट के बैठ जाए आईसीआई के हाथ सामने, तो आईसीआई बताएगा, मैं थोड़ी ना बता सकता हूँ। मैं अंतर्यामी बाबा नहीं हूँ बेटा। इसके लिए तो आपको बेटा ऑरेंज कपड़े पहन के कहीं पहाड़ों पे जाके जप करना पड़ेगा। ठीक है आदित्य गुप्ता जी, तो जब तब करो, हो सकता है 500 साल बाद सामने प्रभु प्रकट हो, वो बताएं कि आईसीआई ने क्या सोच के ईपीएस लिया था। ठीक है जी। हाँ, वो वाले टीचर बहुत अच्छे रहते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं, कहते हैं बेटा ये रहा फॉर्मूला, चलो क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि वो डिस्कशन इनिशिएट नहीं करते, क्योंकि फिर वहाँ ऐसा डिस्कशन नहीं हो सकता फालतू का एकदम ही। मतलब रेलिवेंट डिस्कशन पे रुको ना बेटा, कोई तो लिमिट, और कम से कम मेरी बात सुनो तो सही, क्योंकि जो बात मैंने बता दी 2 बार कि बेटा ईपीएस क्यों लिया, उसके बारे में 2 बार रीजन दे दिया मैंने, उसके बाद भी आप नहीं सुन रहे तो मैं क्या कर पाऊंगा बेटा, है ना गुप्ता जी। चलिए आइए देखते हैं, बाकी सबने लिख लिया ना फॉर्मूलाज बेटे। आइए एक दो छोटी छोटी बातें और लिखते हैं, कंसेप्ट नंबर 5 लिखो यहाँ पे, कंसेप्ट नंबर 5। देखिए अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि परसेंटेज चेंज जो होती है, जिसे हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज, वो कैसे निकाली जाती है, वो कैलकुलेट कैसे की जाती है। यानी अगर मुझे परसेंटेज चेंज निकालनी है तो वो कैसे निकाली जाएगी, किसी को पता है परसेंटेज चेंज कैसे आती है। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 10 लाख की सेल 12 लाख की बन गई, 10 लाख की सेल 12 लाख बन गई, तो 20% इंक्रीज हुआ। ये 20% आपके माइंड में कैसे आया, कैसे निकाला था 20%, पता है कैसे निकाला था, आपने ऐसे निकाला था, न्यू वैल्यू
माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। क्या कहा मैंने फॉर्मूला बताओ? न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? मैंने क्या कहा दोबारा बताओ। न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100, ये फॉर्मूला होता है। आपने अपने मन में यही सोचा था जब आपने 20% बताया, तो पता है आपके मन में क्या चल रहा था? 12 लाख माइनस 10 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, तब जाके 20% आया होगा आपके मन में। अब आपने ये सोच के किया हो या बिना सोचे किया हो, बट तरीका यही होगा आपके मन के अंदर। कॉन्शियस माइंड से किया या अनकॉन्शियस माइंड से किया, जैसे भी किया, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला समझ आया बेटे आपको? सभी को समझ आ गया परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला? बोलिए हाँ या ना। कूल, शाबाश। आइए पहले थोड़े क्वेश्चन कराता हूँ, फिर वापिस आऊंगा, ठीक है ना? ये लिख लिया ना बेटा आपने? कूल। चलिए एक आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर वापिस आ जाएंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आपको होमवर्क दिए थे, शायद थर्ड भी होमवर्क दे दिया था मैंने? नहीं दिया था। वैसे थर्ड जो है वो काफी हद तक क्वेश्चन नंबर सेकंड के जैसा है। अच्छा, मैंने ना एक टॉपिक और कल पढ़ाना रह गया था मेरा, पहले वो पढ़ा दूं, फिर क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ, वापस नोट्स पे आ जाता हूँ। लिखिए कंसेप्ट नंबर 6। देखिए कंसेप्ट नंबर 6। कंसेप्ट नंबर 6 होगा पीवी रेशियो। इसे बोलते हैं बेटा प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। कौन सी रेशियो बोलते हैं इसे? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। सर इस रेशियो का मतलब क्या होता है? इस रेशियो का मतलब होता है बच्चे कि अगर आप सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट अगर आप माइनस कर दो, तो जो आपके पास बचेगा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर आप करोगे, तो जो आपके पास कंट्रीब्यूशन बचेगी, आपके पास क्या बचेगा बेटे? कंट्रीब्यूशन बचेगा। तो उन दोनों की आप रेशियो निकालना चाहते हो, तो पीवी रेशियो का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100। क्या मेरी बात आप समझे मैंने क्या कहा? पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। बोलिए मेरी बातें क्लियर है आपको? मैं दोबारा दोहराता हूं, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एनी डाउट टिल नाउ? इस फॉर्मूला को बोलते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, ठीक है ना? एक बात समझना कि पीवी रेशियो और वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, ये दोनों मिलाकर 100% हो जाती हैं। ये बात याद रखना। मतलब सर ये बात समझ नहीं आई कि व्हाट इज पीवी रेशियो और ये वेरिएबल कॉस्ट के साथ मिलकर 100% कैसे हो जाती है। आइए मैं समझाता हूं आपको। देखो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये पता है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये पता है कि कंट्रीब्यूशन 25% है, तो इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट 75% होगी। पहले इतना लिखो, इतना लिख लिया आपने। अब 2 मिनट के लिए पेन रख दो और अब समझो। समझो, पहले लिखना मत, सिर्फ समझना। मैंने लिखने के लिए मना किया बेटे, मैंने कहा है सिर्फ समझो। देखो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास सेल्स 100% है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है, मान लो वो 25% है। यानी अगर मैं आपको ये कहूं कि सेल्स में से कंट्रीब्यूशन 25% है, मैं दोबारा बोलता हूं, अगर मैं बोलूं कि सेल्स में से कंट्रीब्यूशन 25% है, तो बताओ वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? सोच के बोलो। 75% होगी, राइट? बैलेंसिंग फिगर से ये जरूर 75% होगी। यही फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कंट्रीब्यूशन यानी पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन की रेशियो है, कि अगर ये 25% है, तो वेरिएबल कॉस्ट 75% होगी, और ये दोनों मिलाकर 100% होती है हमेशा। क्या ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया मैंने क्या कहा? पक्की बात है? क्लियर हो गया आपको? ये फाउंडेशन में भी पढ़ाया जाता है ये फॉर्मूला आपको? हाँ या ना? नहीं पढ़ाया जाता? पढ़ाया जाता है बेटा, कि ढंग से पढ़ो तो पढ़ाया जाता है।
पीवी रेशियो प्लस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मिलाकर 100% होता है। क्लियर हो गई बात? बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में साथ साथ करेंगे, ठीक है ना? अच्छा, ये कॉपी नहीं किया है ना आपने, ये वाला फॉर्मूला, ये एग्जाम्पल कॉपी करना है तो कर लो, जरा जल्दी से कर लो। पानी पीता हूँ तब तक आप एग्जाम्पल कॉपी कर ले। लिख लिया बच्चा? कूल। अब इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि ऐसा है, हमारा पीवी रेशियो 30% है। अब आप मुझे बताओ, जल्दी से बताओ, अगर पीवी रेशियो 30% है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितनी होगी? जल्दी बताओ। 70%। अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए कि उन दोनों को ऐड करके 100 आता है। तो अगर पीवी रेशियो 30 है तो उसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट 70% होगी। वो कहता है ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है, फाइनेंशियल लिवरेज 1.5 है, लोन हमारा इतने का है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत भारी करता जा रहा है, जानबूझ के वो आपको जितने मैंने अभी तक कंसेप्ट पढ़ाए हैं वो सारे लगा रहा है, कह रहा है बेटा पढ़े थे, कंसेप्ट पढ़े थे कि नहीं, करके दिखाओ। देखो मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं बड़े बच्चे बच्चों वाले क्वेश्चन पहले पढ़ाता रहूँ आपको, झुमाता रहूँ आपको, कहूँ वाह मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है, 10-10 क्वेश्चन इजी इजी वाले कराते रहूँ, उसका क्या फायदा? वो एग्जाम में ही नहीं आने। एग्जाम में जिस लेवल का क्वेश्चन आना है मुझे उसकी तैयारी करानी है आपके रेलिवेंट समय में, है ना? आपके समय की कीमत को समझना है बेटा, आपने भी और मैंने भी। आइए सर, मुझे एक बात पता है। क्या बात पता है बच्चे को? कि सर देखो वो कहता है कि पीएनएल की स्टेटमेंट बनानी है। पीएनएल स्टेटमेंट मतलब वही इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी चाहिए। तो सर हम एक काम ना करें, बताओ बेटा क्या काम करें? सर हम एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, और सॉल्यूशन में इनकम स्टेटमेंट को पीएनएल स्टेटमेंट का नाम दे देते हैं। सर आपने तो नाम ही बदल दिया, बताओ मैंने नाम क्यों बदल दिया इस बार? ठीक है जी, मैंने क्या लिखा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट, ये लिखा पर्टिकुलर, ये लिख दिया अमाउंट रुपीज। ठीक है, स्टार्ट करूं? अच्छा मेरे साथ साथ समझना, सबसे पहले मुझे सेल्स पता होनी चाहिए, फिर उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होनी चाहिए, जो कि मुझे पता है 70% होगी। सर आपको कैसे पता चला? बेटा यही तो चालाकी है, कि अगर मुझे पीवी रेशियो पता है, अगर मुझे पता है कि पीवी रेशियो 30% है, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट की रेशियो 70% होगी। अब कंट्रीब्यूशन में से पहले फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगी। क्या इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है? आइए देखते हैं, क्या इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट है? होगी तो सही, लेकिन हमें नहीं दी हुई। होगी तो ज़रूर, लेकिन हमें नहीं दी हुई। कोई बात नहीं। अब इसके बाद हमारे पास ईबीआईटी आ जाता है। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होता है। इंटरेस्ट लोन पे माइनस होता है, लोन है 1,25,000 का, लेकिन उस पे इंटरेस्ट रेट आना चाहिए। लेकिन वो चालाकी से इंटरेस्ट रेट कौन सा दे रहा है? वो आफ्टर टैक्स वाला दे रहा है, पोस्ट टैक्स वाला, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो आप यहां तक मेरे साथ साथ पहुंच गए हो? जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए बेटा। ये लिख लिया आपने मेरे साथ साथ? अब मेरी एक सवाल का जवाब दो। अगर वो कोई फिगर मुझे आफ्टर टैक्स वाली दे दे, सोचो अगर कोई भी फिगर मुझे आफ्टर टैक्स वाली दे दे लेकिन मुझे बिफोर टैक्स वाली चाहिए हो, तो मैं कैसे निकालूं यार? आप मुझे बताओ। कितने बच्चों को याद है? कंसेप्ट नंबर 2 था शायद ये। अगर मुझे कोई चीज आफ्टर टैक्स दे दे तो उसे बिफोर टैक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? याद करो, इधर देखो। अगर कोई मुझे कोई भी चीज आफ्टर टैक्स की पता हो,
तो मैं उसे डिवाइड बाय 1 माइनस टी करूंगा, वो बिफोर टैक्स का आ जाएगा, वो बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी मैं अगर इधर वर्किंग नोट में पहला नोट लिखूं, अगर मैं बोलूं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट, देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बोलूं पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट, और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं 1 माइनस टी से, और मैं इसे डिवाइड कर दूं 1 माइनस टी से यानी 1 माइनस टैक्स से, क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? तो ये बिफोर टैक्स वाला इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। यानी अगर मुझे 5.6% का इंटरेस्ट दिया गया है, वो भी पोस्ट टैक्स, ये देखो पोस्ट टैक्स, और टैक्स रेट है 30%, तो अगर मैं इसे 1 माइनस 30% से डिवाइड कर दूं, यानी 5.6% को अगर मैं 0.7 से डिवाइड कर दूं, तो 8% आ जाएगा बिफोर टैक्स इंटरेस्ट रेट। यानी मेरे पास बिफोर टैक्स वाला इंटरेस्ट रेट 8% का आ जाएगा। बोलिए, ये बात आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? आपके पास 8% का आ जाएगा बिफोर टैक्स इंटरेस्ट रेट। कोई डाउट तो नहीं है जी? इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो जरा मुझे ये बताइए कि अगर मैं कहता हूं कि इंटरेस्ट रेट 8% है, जरा जल्दी देखिए बेटे, अगर मैं 1,25,000 पे 8% निकालू तो जल्दी से बता दो इंटरेस्ट कितना होगा। अब आप कहोगे सर इंटरेस्ट होगा 10,000 रुपीज का। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात भी क्लियर हो गई आप सबको। इंटरेस्ट आ गया 10,000 का। यहाँ तक पहुंच गए ना मेरे साथ? थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाओ यार, थोड़ा जल्दी लिखा करो। यहाँ तक पहुंच गए आप मेरे साथ? चलिए क्वेश्चन पे वापस चलते हैं फिर। हाँ जी, क्वेश्चन और क्या पता है? और क्वेश्चन कहता है कि प्राइस अर्निंग रेशियो इतनी है और मार्केट प्राइस इतना है, ये हमें पीवी रेशियो पता है। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड का तो कहीं पे भी कोई हिंट नहीं है। कोई हिंट है? कहीं हिंट नहीं है, तो मान लेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। भाई 99% क्वेश्चन में नहीं होते, तो ये मानना बड़ा आम है कि क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। अच्छा, अगर मुझे इंटरेस्ट पता है, अगर मुझे इंटरेस्ट पता है, तो क्या मैं, इधर फॉर्मूले को ध्यान से देखना, अगर मुझे इंटरेस्ट पता है, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या मैं इसकी मदद से और डीएफएल की मदद से ईबीआईटी डिराइव नहीं कर सकता? आप अपने आप को शार्प करो कि मुझे क्वेश्चन में डीएफएल पता है, ये देखो क्वेश्चन में मुझे फाइनेंशियल लिवरेज पता है, क्वेश्चन में मुझे इंटरेस्ट पता है, तो ईबीआईटी आ जाएगा। देखो कैसे, लिखिए आप मेरे साथ वर्किंग नोट नंबर 2, इधर लिखिए वर्किंग नोट नंबर 2। आप लिखोगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। वैसे ऐसे लिखना है तो लिख दो कि प्रेफरेंस डिविडेंड अलोंग विद टैक्स, ये है ही नहीं तो इसे गायब कर दो, इस फॉर्मूला को लिख के काट दो, ताकि रिवीजन में आपको याद रहे कि हमने मान लिया था कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई भी हिंट नहीं है, तो हम मान लेंगे कि वो नहीं है। क्या यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई? और अगर होता तो फिर आंसर सॉल्व नहीं होता हमारा, ये पंगा है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब देखो, अगर मुझे डीएफएल 1.50 का पता है, ईबीआईटी को अगर मैं एक्स मान लूं, तो ये एक्स माइनस 10,000 हो जाएगा। यानी क्या कहा बेटे मैंने? एक्स अपॉन एक्स माइनस 10,000 इज इक्वल टू 1.5। स्वराज, ये बात क्लियर है आपको? शाबाश। अच्छा देखो, अब अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1.50 एक्स माइनस 10,000 इज इक्वल टू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई करो, 1.50 एक्स माइनस 15,000 इज इक्वल टू एक्स, तो ये उठा के इधर ले जाओ, 1.50 एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू 15,000, यानी 0.50 एक्स इज इक्वल टू 15,000। बेटा क्योंकि 1.5 में से 1 चला गया,
तो 0.5x रह गया, तो 0.5 से डिवाइड कर दो, तो 15,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 0.5, सो x यानी EBIT इज इक्वल टू रुपीज 30,000। सबको समझ आ गया EBIT 30,000 कैसे आया है? सभी को क्लियर हो गया बेटा EBIT 30,000 कैसे आया है? एब्सोल्युटली क्लियर। बहुत बढ़िया। तो अगर EBIT 30,000 आ गया तो यहाँ पे हम 30,000 लिख देते हैं, और अगर हम EBIT में से 10,000 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा? 20,000 बचेगा। EBIT में से अगर हमारे पास 10,000 माइनस कर दें तो 20,000 बचेगा। बोलिए हाँ या ना। अब इसमें से टैक्स माइनस करो, इसमें से टैक्स माइनस करो, बताओ टैक्स कितना माइनस होगा? तो यानी यहाँ पे 6,000 का टैक्स माइनस हो जाएगा, बचेगा 14,000। ये भी क्लियर हो गया बेटे आपको? यहां तक की बात अगर क्लियर है तो मैं अगले स्टेप पे चलूं। थम्स अप करके इंडिकेट कर दीजिए क्लियर है कि नहीं। लिख लिया आपने ये स्टेटमेंट? यामिनी बताओ बेटे क्लियर है? ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब ना हमें ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, अभी तक हमने फाइनेंशियल लिवरेज यूज किया है ना, हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लिवरेज भी तो गिवन है, तो अब हम ऑपरेटिंग लिवरेज को यूज करते हैं। बताओ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू DOL। तो अब ये फॉर्मूला यूज करो। थोड़ी नीचे आ जाते हैं इधर, वर्किंग नोट नंबर 3, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है जी। मतलब हमें ये बात पता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, ये बात पता है आपको। तो देखो मेरी बात को समझो, अगर DOL 2 है, कंट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन EBIT 30,000 है, तो ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60,000 की कंट्रीब्यूशन आ गई। कंट्रीब्यूशन आ गई 60,000 की। क्या ये बातें क्लियर है बेटे आपको? कंट्रीब्यूशन कितने की आ गई? 60,000। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। तो कंट्रीब्यूशन आ गई 60,000, ये आ गई वर्किंग नोट नंबर 3 से, तो ये निकाल के रख देते हैं अब हम ऊपर स्टेटमेंट में। आइए जी स्टेटमेंट में 60,000 लिख दीजिए कंट्रीब्यूशन। ये वर्किंग नोट नंबर 3 से आई है। कहां से आई है? वर्किंग नोट नंबर 3 से। सही बात है ये बात? अच्छा जी। अब आपको नहीं लगता कि अगर ये पता लग गया तो ये अपने आप पता लग जाएगी सेल? बताओ सेल कितने, कितनों को पता लग गया सेल कितनी होगी, सोच के बताना। अगर मुझे कंट्रीब्यूशन पता है और कंट्रीब्यूशन 30% ऑफ सेल्स होती है, कंट्रीब्यूशन कितनी होती है? 30% ऑफ सेल्स, क्योंकि पीवी रेशो 30% है। बेटा पीवी रेशो 30% होने का मतलब ये है कि अगर सेल 100% है तो कंट्रीब्यूशन 30% है। तो अगर ये 30% है तो बताओ 100% कितना होगा, कैसे निकलता है, मैं वो भी आपको समझाता हूँ। देखिए वर्किंग नोट नंबर 4, हमें ये बात पता है कि कंट्रीब्यूशन 30% के बराबर है सेल्स के। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन किसके बराबर है? 30%। तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। तो अगर कंट्रीब्यूशन 60,000 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, सेल आ जाएगी 2 लाख रुपीज की। सेल आ जाएगी जी 2 लाख रुपीज की। बोलिए ये बात भी क्लियर हो गई आपको? वाह जी वाह, सेल भी आ गया। बोलिए समझ आई बात?
अब अगर सेल आ गई, सेल पुट कर दो इधर स्टेटमेंट में, जल्दी से बताओ स्टेटमेंट में अगर आप सेल पुट कर दोगे 2 लाख रुपीज की, तो आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई बैलेंसिंग फिगर से बता दो। हमने ये भी बैलेंसिंग फिगर से निकाला, ये भी बैलेंसिंग फिगर से, कितना 1,40,000 और यहाँ पे 30,000। ये स्टेटमेंट यहाँ तक बन गई। बताओ आपको यहाँ तक कोई डाउट है? अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो मैं लास्ट पॉइंट पे चला जाऊंगा क्वेश्चन के। अब क्वेश्चन में बहुत कम काम बचा है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट काम बचा है। जल्दी बताइए बेटा, बात क्लियर हो गई आपको? क्या आपको लगता है आप ऐसा क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली यहाँ तक अब आप हैंडल कर सकते हो? इस क्वेश्चन में नई बात क्या थी कि इस क्वेश्चन में हमें लिवरेज निकालने को नहीं कहा था, लिवरेज दी हुई थी, हमें फिगर्स डिराइव करनी थी, हमें रिवर्स वर्किंग करनी थी। आप ध्यान से सोचो, इस क्वेश्चन में आपको डीएफएल पहले ही बताई हुई है, क्वेश्चन में डीयूएल पहले ही बताई हुई है। मतलब समझ रहे हो आप? ऑपरेटिंग लिवरेज पहले ही दे दी उसने, डीएफएल उसने पहले ही दे दी, बोला बेटा यूज करो और आंसर निकालो। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी सर, हमें ये बात भी समझ आ गई। अब लास्ट पॉइंट क्या है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, एक रेशियो होती है जिसे बोलते हैं पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। ये स्टॉक मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होती है, स्टॉक मार्केट की बहुत फेवरेट रेशियो है। नोट्स पे आओ जरा, कंसेप्ट नंबर 6 लिख लिया था ना, 7 लिखो, कंसेप्ट नंबर 7 लिखो पहले, फिर वापस आएंगे क्वेश्चन पे। लिखिए जरा, कंसेप्ट नंबर 7, पीई रेशियो, इसे बोलते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो। कौन सी रेशियो बोलते हैं बेटा इसे? प्राइस अर्निंग रेशियो। इस रेशियो का मतलब पता है क्या होता है? इस रेशियो का मतलब होता है कि ऊपर आप लिखते हो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और नीचे लिखते हो अर्निंग पर शेयर, नीचे लिखते हो अर्निंग पर शेयर। यानी आप क्या कर रहे हो, देखो मेरी बातों को ध्यान से सुनो, आप एमपीएस को डिवाइडेड बाय ईपीएस कर रहे हो, एमपीएस को डिवाइडेड बाय ईपीएस कर रहे हो। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? मैं दोबारा दोहराता हूं, सुनिए। अगर मैं आपको ये बोलूं कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ये ऊपर आ गया, अपॉन अर्निंग पर शेयर ये नीचे आ गया, समझिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको ये बोलूं पीई रेशियो, तो पीई रेशियो का मतलब है एमपीएस बाय ईपीएस, एमपीएस बाय ईपीएस, ये रेशियो होनी चाहिए हमारी। मैं दोबारा दोहराता हूं, पीई रेशियो का मतलब है एमपीएस बाय ईपीएस, एमपीएस बाय ईपीएस। अर्थ ये होता है कि बेटा अगर आपने 1 रुपए की कमाई करनी है तो उसके लिए आप कितने रुपए शेयर को देने को तैयार हो। आओ मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है? चलो आप एक काम करो, गूगल खोलो, और मैं आपको दो चीजों का एग्जांपल देता हूँ, एक आईसीआईसीआई बैंक का और एक एचडीएफसी बैंक का। चलो गूगल गूगल मत खोलो, मैं अपने अंदाजे से बताता हूँ आपको, ठीक है ना? मतलब एग्जाम्पलरी तौर पे डिस्कस कर लेते हैं हम कि क्या होगा, क्योंकि अभी आप गूगल वगैरह ओपन करोगे तो शायद टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम कुछ काल्पनिक फिगर्स लेके इसे सॉल्व करते हैं। बच्चे कह रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ही दिखाओ, तो ठीक है मैं अपनी स्क्रीन पे ही आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ ज़रा कुछ। देखो, हम्म, 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 हम्म। हाँ जी, मैं ना अपने ज़रा कुछ ओपन अप कर रहा हूँ। ये देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पे मैंने एचडीएफसी के शेयर की डिटेल खोली हुई है आज के दिन की, ठीक है जी? अब पहले आराम से सुनिए जरा, इसमें उन्होंने ये बात बताई है कि ये शेयर का प्राइस कितना है, इसे पढ़ना सीखते हैं थोड़ा, है ना? इसमें लिखा है ओपन कितने का हुआ आज शेयर, मतलब आज जब मार्केट खुली तो एचडीएफसी का शेयर कितने में बिकना स्टार्ट हुआ सुबह, तो 1999.9, मतलब लगभग 2000 रुपए का खुला। दिन में हाई कितने पे गया, 2025 रुपए तक गया, मतलब 2025 रुपीज तक प्राइस पहुंच गया था। फिर लो कितना गया, 1996 तक गया, मतलब 4 रुपए नीचे भी आ गया था।
फिर क्लोज कितने पे हुआ, पिछले दिन क्लोज कितने पे हुआ था, पिछले दिन क्लोज हुआ था 2008 के दाम पे, मतलब 2008 रुपीज़ के दाम पे क्लोज हुआ था। तो वो ऐसे बता रहा है आपको कि एक 52 वीक्स में लोएस्ट कितना गया है, हाईएस्ट कितना गया है, वो ये सारी बातें आपसे कर रहा है एचडीएफसी बैंक के शेयर के बारे में अलग अलग, ठीक है ना। इस शेयर की फेस वैल्यू कितनी है बेटा, फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब आप एक शेयर मार्केट में इशू करते हो तो जो कंपनी है उसने उसकी फेस वैल्यू कितनी रखी है, देख रहे हो, मार्केट प्राइस 2000 रुपये है, आपको आप ये बात नोटिस कर रहे हो, इस शेयर का मार्केट प्राइस कितना है, 2000 रुपीज, लेकिन इस शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 1 रुपया, मतलब बुक वैल्यू 1 रुपये, मतलब बैलेंस शीट में जब दिखाया होगा तो वो 1 रुपये का शेयर है, लेकिन मार्केट में वो बिक रहा है 2000 का, ऐसे ही होता है बेटे। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है आपको। और इसकी बुक वैल्यू, जिस जो बैलेंस शीट के अंदर सारे एसेट्स की वैल्यू है इस एक शेयर की, ये सब मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे करके, अगला चैप्टर आएगा ना रेशियोस में, सारी बातें डिस्कस करूंगा। पर अभी आपको दो बातों पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ईपीएस पे। ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, बोलो एक बार, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। यानी जब एचडीएफसी बैंक अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाता होगा, जैसे हमने बनानी सीखी थी ना, जब वो अपनी पूरी स्टेटमेंट बनाता होगा तो उसमें एंड में ईपीएस आता होगा एक शेयर का 90.35 रुपीज, कितने रुपए का, 90.35 रुपीज। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा। और उसकी पीई रेशियो कितनी है बेटा, उसकी पीई रेशियो 22.23, ये आप इसे देख पा रहे हो, पीई रेशियो क्या है, पीई रेशियो, पीई रेशियो का मतलब होता है प्राइस बाय अर्निंग रेशियो, मतलब उनका मार्केट प्राइस और उनकी अर्निंग, इन दोनों को डिवाइड करो, मतलब मार्केट प्राइस और अर्निंग को डिवाइड करो तो ये आ जाए। देखो मार्केट प्राइस लगभग 2000 का, एक बार कैलकुलेशन स्टार्ट करो, 2000/90 करो, 2000/90 कितना आ रहा है, करो करो करो, कैलकुलेट करके बताओ मुझे। तो वही 22.22 करके ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, है ना। वो उसने, क्योंकि ये 90.35 है, हमने 90 लिया है, तो थोड़ी बहुत फिगर्स हमने अप डाउन करी है। बट आपको समझ आया पी रेशियो कैसे आया होगा। अब मानो एच डी एफ सी बैंक का पीई रेशियो है 22.23, मैंने ये डेटा, एक काम करता हूँ मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये हमारे काम आएगा, ये आगे भी हमारे लिए काम आ जाए, ठीक है। मतलब हम इसे अलग अलग जगह पे यूज करेंगे, इस डेटा को मैं इसी डेटा के रेफरेंस से आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारी छोटी छोटी बातें। देखो अभी तो सेकंड क्लास है ना, अभी मैं एक ही एकदम ही आपको सुपरमैन तो नहीं बना दूंगा, आई वुड नीड टाइम कि मैं आपको ये सब पढ़ना सिखाऊं, कैसे वेबसाइट पे जाते हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने क्या टाइप किया, मैंने गूगल पे जाके, ये एक वेबसाइट है इंडिया इन्फोलाइन, ये सारी डिटेल आपको देती है, ऐसे कई और वेबसाइट्स हैं, फ्री वेबसाइट्स होती हैं, आप उनमें से किसी भी फ्री वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, जीरोदा वगैरह पे भी मिल जाता है डेटा। तो मैंने इंडिया इन्फोलाइन पे जाके एच डी एफ सी बैंक टाइप करा, तो एच डी एफ सी बैंक पे ये उन्होंने मुझे डेटा दिखाया कि कितनी उसकी इक्विटी में कितना कितना उसने रिटर्न दिया है, एक दिन में, एक हफ्ते में, ऐसे अलग अलग वो डेटा निकाल कर बता रहा है, एक साल में एच डी एफ सी बैंक का रिटर्न कैसा आया है, और 5 साल में कैसा रिटर्न आया है, ऐसे अलग अलग तरीके से वो आपको रिटर्न्स बता रहा है कि इस बैंक के कितने कितने रिटर्न्स आए हैं, कितनी कितनी कमाई हुई है। ठीक है जी, वो आपको ये बता रहा है कि अभी का प्राइस कितना चल रहा है उसका, अलग अलग तारीख से। फिर वो एच डी एफ सी बैंक के बारे में और सारी डिटेल, ये सब मैं आपको देखनी बताऊंगा धीरे धीरे, कि ये कैसे हम इसे पढ़ते हैं, स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ते हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसी के साथ साथ आईसीआईसी बैंक के लिए भी निकाल देता हूँ। आप चाहें तो आप ऐसा आप खुद भी कर सकते हैं, आप गूगल पे जाके आईसीआईसीआई बैंक टाइप करिए और आईआईएफएल टाइप कर दीजिए आईआईएफएल के हिसाब से, क्योंकि आईआईएफएल इंडिया इन्फोलाइन की शॉर्ट फॉर्म है ना। तो इंडिया इन्फोलाइन की वेबसाइट पे जब आप चले जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बैंक क्या कहता है। देखिए ये इस वक्त आपके सामने जो डेटा है, ये डेटा है आपके आईसीआईसीआई बैंक का, लेकिन आईसीआईसी बैंक का शेयर लगभग 1500 का है। और अगर हम ध्यान से देखें तो उनकी पीई रेशियो 21 है, आप देख रहे हो दोनों शेयर्स की पीई रेशियो लगभग लगभग बराबर है, लगभग लगभग बराबर है, हाँ या ना। इस पे चर्चा करते हैं हम, वापस अपने कॉपी पे चले जाते हैं। देखो हमने अभी तक क्या क्या जाना, हमने आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों के एमपीएस को जाना और दोनों की ईपीएस को जाना। बताइए जी, दोनों के एमपीएस कितने कितने थे। इसका एमपीएस तो मुझे याद है लगभग 2000 रुपीज के आसपास का था, और इसकी ईपीएस लगभग 90 रुपीज के आसपास थी। इसका शेयर प्राइस कितना था, अगर मैं इधर पेस्ट ही कर दूं वो डेटा, ये एच डी एफ सी बैंक का डेटा था, ये आईसीआईसी बैंक का डेटा था, है ना। तो इनका शेयर प्राइस लगभग 1500 का है,
लगभग 1500 रुपीज के आसपास का शेयर प्राइस है और इनकी ईपीएस कितनी थी 68.5। तो इनकी पीई रेशियो क्या है? अब देखो मैं पीई रेशियो का लॉजिक समझाना चाहता हूँ कि पीई रेशियो का लॉजिक क्या है। देखो पीई रेशियो का मतलब होता है बेटे प्राइस बाय अर्निंग रेशियो का क्या मतलब होता है इसका नाम बोलो। पीई रेशियो का मतलब क्या होता है? प्राइस बाय अर्निंग रेशियो। इसका अर्थ होता है कि हम शेयर के प्राइस को ऊपर लिखेंगे, अर्निंग को नीचे लिखेंगे। तो शेयर का प्राइस है 1500, अर्निंग है 68.50, इसका रिजल्ट आएगा लगभग 21.71। मान कितना आ रहा है वैसे आपकी कैलकुलेशन में कितना आ रहा है? क्योंकि मैंने फिगर्स राउंड ऑफ कर दिए ना बेटे, क्योंकि मैंने फिगर्स राउंड ऑफ कर दिए तो डेफिनेटली जो आंसर आएंगे वो सेम नहीं आएंगे। कितना आ रहा है जरा जल्दी से मुझे बताइए, इन दोनों को डिवाइड करके पी रेशियो कितना आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटे पी रेशियो ये भी बताइए। 21.9 आ रहा है बच्चे कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका हमारे हिसाब से आ रहा है 21.90 क्योंकि हमने राउंडेड फिगर्स लिए ना। और इधर पी रेशियो कितना आ रहा है एमपीएस बाई ईपीएस, तो यहाँ पे 2000। क्योंकि मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए डेटा ले रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं ले रहा। इसका आंसर कितना आ रहा है 22.22। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है बेटे? इन दोनों बातों का ये मतलब है, समझिए कि यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि अगर हमें 1 रुपया कमाना है तो हम आईसीआईसी बैंक के लिए 21.9 रुपीज देने को तैयार है। बोलना जरा, इस लॉजिक को समझाओ। इसका मतलब है कि अगर वो शेयर मुझे 1 रुपए की कमाई देगा, अगर वो शेयर मुझे कितने रुपए की कमाई देगा? 1 रुपए की। यानी अगर मुझे एक शेयर से 1 रुपी कमाना है तो मैं उसके लिए 21.9 रुपीज पे आउट करने को तैयार हूँ। मतलब मैं उसके शेयर को 21.9 रुपीज देने को तैयार हूँ। 21.9 रुपीज देने को तैयार हूँ 1 रुपया कमाने के लिए। और यहाँ पे 1 रुपया कमाने के लिए 22.22 रुपीज देने को तैयार हूँ। वैसे एक बात बताओ, आपके हिसाब से शेयर होल्डर ज्यादा फेथ किस पे दिखा रहे? ज्यादा फेथ किस पे दिखा रहे? एचडीएफसी बैंक पे। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी बैंक में 1 रुपया कमाने के लिए वो 22 रुपीज देने को तैयार है, जबकि यहाँ पे 1 रुपया कमाने के लिए 21.9 रुपीज देने को तैयार है। तो इसका मतलब पी रेशियो एचडीएफसी बैंक की हायर है आईसीआईसी बैंक से। मैंने जानबूझ के कंपेरेबल नहीं है दोनों। बेटा आईसीआईसी और एचडीएफसी एकदम कंपेरेबल बैंक हैं, दोनों सेम बिजनेस करते हैं ऑलमोस्ट, इसलिए आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो। क्या आपको पी रेशियो समझ आ गई? क्या होती है पी रेशियो? जल्दी बताइए। रेशियो चैप्टर में एक कंसेप्ट दोबारा आएगा, तब हम डिस्कस करेंगे कि पी रेशियो हाई होनी चाहिए कि लो होनी चाहिए, वो हम तब डिस्कस करेंगे। ये इधर के टॉपिक का कंसेप्ट नहीं है। अभी मेरा काम था सिर्फ पी रेशियो इंट्रोड्यूस कर देना। क्या पी रेशियो इंट्रोडक्शन हो गई माइंड में अच्छे से? देखो इसी तरीके से प्रैक्टिकली ही पढ़ेंगे हम मेजरली अपनी फाइनेंस, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। ये लिखना चाहते हो आप या लिख चुके हो आप? लिख लिया है? नहीं लिखा है? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी से जल्दी लिखो, एकदम क्विकली लिखिए, एकदम क्विक, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। एक बच्चे ने एक सवाल पूछा कि सर हु इज रेडी टू पे फॉर 21.9 रुपीज और आउटसाइड आईसीआईसी बैंक और आउटसाइड मार्केट? बेटा बाहर की मार्केट, जैसे मानो मैंने आईसीआईसी बैंक के शेयर खरीदा आज, तो मतलब मैं 1 रुपए की कमाई के लिए 21.9 रुपीज में शेयर खरीद रहा हूँ, ऐसे समझो। क्योंकि जब मैं आईसीआईसी बैंक का एक शेयर खरीदूंगा वो मुझे 68.5 रुपीज की कमाई देगा और उसके लिए मैं 1500 रुपीज पे करने को तैयार हूँ। तो मतलब मैं 1 रुपए की कमाई के लिए 21.9 रुपीज पे करने को तैयार हूँ। मार्केट प्राइस इतना है। पी रेशो का फॉर्मूला क्या है बेटे? याद रखो कि प्राइस बाय अर्निंग। बोलो क्या फॉर्मूला है पी रेशो का? जल्दी बोलो। प्राइस बाय अर्निंग, प्राइस ऊपर नीचे अर्निंग। क्लियर हो गई ये बात? प्राइस बाय अर्निंग रेशो भी समझ आ गई आप सबको? ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है देखो कि पी रेशियो में एच डी एफ सी बैंक ज़्यादा है, इसका मतलब एच डी एफ सी बैंक महंगा चल रहा है, तो क्या हम उसे बेच देंगे? वाह वाह वाह, आप आपकी बिल्डिंग महंगी हो रही होती है, आपके प्लॉट महंगे हो रहे होते हैं, आप उसे बेच देते हो या होल्ड करते हो? देखो मैं यहाँ पे फाइनेंसिंग समझाने के लिए नहीं आया हूँ, मतलब मैं आपको इन्वेस्टमेंट समझाने के लिए नहीं आया, मेरा काम है फाइनेंस समझा देना। मैं आपको लॉजिकली डिसीजन लेना सिखा रहा हूँ। बट जैसा आपका सवाल था वो बिल्कुल बेवकूफ़ी का सवाल था कि सर महंगा वाला तो हम बेच देंगे। बेटा महंगी चीज़ बेची थोड़ा ना जाती है। आप ये सोचोगे कि उसके पास कितना बुल रन बचा है, क्या वो और आगे भागेगा कि नहीं भागेगा। आप उसे तब बेचते हो जब आपको लगता है कि अभी और नहीं बढ़ेगा, गिरेगा। तो ये तो सिर्फ एक डेटा पॉइंट हुआ ना, एक डेटा पॉइंट के हिसाब से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप उस चीज़ को बाय करोगे या सेल करोगे। बहुत सारी और डेटा पॉइंट्स आपको चाहिए, बहुत सारी और जानकारी उन शेयर्स के बारे में आपको चाहिए। ठीक है जी। एक बच्चे हैं बेटा, एक बार ज़रा सब लोग ताली बजा दें। ठीक है ना? वैसे अभी आप क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टैंडिंग ओवेशन दे नहीं पाएंगे, अगर सामने होते 21-21 चांटों की सलामी देते इन्हें।
उनका नाम है आर्यन शर्मा, ठीक है ना। 21 तोपों की सलामी नहीं दी जाती बेटा, ऐसे बच्चों को 21 चांटों की सलामी दी जाती है। वो हमें कह रहे हैं कि सर मेरा ऑर्डर आया था, वो मैं लेने गया था, एक बार इस एग्जाम्पल को रिपीट कर दो। आप समझ रहे हो? अगर ये हमारे सामने होता तो उस वक्त हम क्या करते? इसकी किस्मत बहुत अच्छी है कि ये ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्योंकि ये पब्लिकली जाने लायक बच्चा नहीं है बेटे, कूट दिया जाता है ये। मतलब मैं क्या, पूरी क्लास कूटती बेटा आपको। अपना हाल सोचो क्या होता। अपना थोड़ा ध्यान रखो, कोई अच्छी सी एफडी एफडी कराओ बेटा अपने लिए, जो काम आए। ठीक है, अब कैमरा बंद कर लिया इसने अपना। अरे मजाक करने यार, जज्बाती क्यों हो गया। आइए सर, बताओ। क्लास ना होगी, मजाक ही बना लिया बच्चे ने। वापिस आओ क्वेश्चन पे। हाँ जी, हम थे यहाँ पे, एमपीएस बाय हमें दिया हुआ है और पी रेशो दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, अगर मुझे शेयर का एमपीएस पता है और शेयर का पी रेशो पता है, अगर मुझे ये दोनों बातें पता है, तो मुझे इससे क्या पता लग सकता है? सोच के बताओ, कॉमन सेंस। अगर मुझे पीई रेशियो पता है, एमपीएस पता है, एक बात बताओ, पीई रेशियो का मतलब क्या होता है? एमपीएस बाय ईपीएस। अगर मुझे ये भी पता है, ये भी पता है, तो ये निकल आएगा, ईपीएस डिराइव हो जाएगा। और ईपीएस डिराइव हो जाएगा तभी तो नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे। आइए जरा, अब एक बात हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस शेयर्स तो है नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो इसे उड़ा दो। अब बात बची ईएईएस की, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर्स, वो भी 14,000 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स होगा। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी हमें निकालना पड़ेगा। अब वो कहता है कि ईपीएस कैसे आएगा उसका हिंट हमें दे रहा है। ईपीएस कैसे आएगा उसका हिंट दे रहा है, बताओ ईपीएस कितना होगा? मैं समझाऊं कितना होगा, देखो। वर्किंग नोट नंबर 5 पढ़ो बेटा। पीई रेशियो का मतलब होता है एमपीएस बाय ईपीएस। बेटा पीई रेशियो का मतलब होता है एमपीएस बाय ईपीएस। तो अगर मुझे पी रेशो कितनी बताई थी इधर, उन्होंने बोला था पी रेशो 10 होगी तो एमपीएस 140 होगा। तो अगर ये 10 होगी तो ये 140 होगा। तो ईपीएस कितना होगा आप सोच के बताओ बेटा, ईपीएस कितना होगा? डिवाइड कर दो, 14 रुपीज ईपीएस होगा। अब आपको समझ आया फॉर्मूला क्यों समझाया था मैंने आपको पी रेशो का? इसी पल के लिए समझाया था कि आप पी रेशो से ईपीएस निकाल सको। पी रेशो से क्या निकाल सको बेटे? ईपीएस निकाल सको। ये बात आपको क्लियर हो गई मैंने क्या कहा? ठीक है जी। तो ये आया ईपीएस 14 रुपीज। तो ईपीएस 14, अगर बेटा मैं यहाँ पे ईपीएस को 14 रुपीज रख दूं वर्किंग नोट नंबर 5 से निकाल कर, तो आप क्या मेरे लिए नंबर ऑफ शेयर्स डिराइव करके दे सकते हो मुझे कितने होंगे? आप बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? बेटा 14,000 को किससे डिवाइड करूं कि 14 आ जाए? तो अब आप कहोगे सर जरूर आपने इसे 1,000 शेयर से डिवाइड किया होगा, तब जाके 14 आएगा। तो यही उसने हमसे पूछा था कि आप मेरे लिए पीएनएल की स्टेटमेंट भी बता दो और नंबर ऑफ शेयर्स भी बता दो। तो पीएनएल स्टेटमेंट भी बन गई और नंबर ऑफ शेयर्स भी डिराइव हो गए। तो हमारा आंसर का फर्स्ट पार्ट है पीएनएल की स्टेटमेंट, और सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है पीएनएल की स्टेटमेंट, और इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000। हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गई बात? चलो अगले सवाल पे, इसे एक बारी ब्रशअप करें क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, जरा क्वेश्चन को ब्रशअप करते हैं। देखो क्वेश्चन ने हमें कहा था कि पीवी रेशो 30%। जैसे ही उसने कहा था कि पीवी रेशो 30%, हमें समझ आ गया था कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो 70% है। ये बात हमें समझ आ गई थी। ऑपरेटिंग लिवरेज 2 है और फाइनेंशियल लिवरेज 1.5 है। इंटरेस्ट उसने हमें इनडायरेक्टली दिया, कैसे? उसने हमें लोन का अमाउंट दे दिया और पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट दे दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहले पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट को प्री टैक्स में कन्वर्ट किया, यानी बिफोर टैक्स में कन्वर्ट किया। अब आप मुझसे पूछो कि सर बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट रेट को क्यों कंपेयर किया, क्यों कंप्यूट किया? क्योंकि इंटरेस्ट टैक्स से पहले जाता है। इंटरेस्ट जो जाता है बेटे
वो टैक्स से पहले जाता है, तो पोस्ट टैक्स रेट कैसे हो सकता है? यानी वो प्री टैक्स रेट होता है। इंटरेस्ट का रेट हमेशा प्री टैक्स रेट होता है। क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? थम्स अप करके बताइए बेटा आप मुझे। यानी इंटरेस्ट का रेट हमेशा प्री टैक्स रेट होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बात आप नोट्स पे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट, अगर आप चाहो तो इधर लिख सकते हो, मैं हिंट पे लिखवा देता हूँ। इधर देखो, जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी ना, उस स्टेटमेंट में लिख दीजिएगा कि यहाँ पे जहाँ इंटरेस्ट लिखा होता है ये प्री टैक्स रेट होता है। यानी जब इंटरेस्ट निकाला जाएगा तो वो प्री टैक्स वाले इंटरेस्ट रेट पे निकाला जाएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि टैक्स बाद में माइनस हो रहा है। क्योंकि टैक्स बाद में माइनस हो रहा है। ये बात भी क्लियर हो गई आपको? शाबाश। तो इंटरेस्ट जो है वो प्री टैक्स वाले रेट पे निकाला जाएगा। लिख लिया स्टेटमेंट में? वापिस आइए। तो हमने पहले प्री टैक्स रेट निकाला, उसे 1,25,000 पे इंटरेस्ट निकाला। अब हमें इंटरेस्ट पता लग गया और हमें डीएफएल पता थी। अगर हमें इंटरेस्ट पता लग गया और हमें क्या पता था बेटे? हमें डीएफएल पता था, डीएफएल। समझते हो आप मेरी बात? हमें क्या पता था? हमें डीएफएल पता था। तो हमने क्या किया? अगर हमें डीएफएल पता था बेटे, तो इसे हमने यहाँ पे यूज कर दिया। इसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया इंटरेस्ट को, और ईबीआईटी को एक्स ले लिया, तो उससे ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी आ गया तो ईबीआईटी की मदद से कंट्रीब्यूशन आ गया डीओएल में। अब कंट्रीब्यूशन आ गया और वो 30% होता है, तो उसकी हेल्प से सेल आ गई। यानी सेल आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गई, कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, टैक्स, सब आ गया यहाँ तक का अमाउंट। अब क्वेश्चन ने कहा पीई रेशियो। पीई रेशियो में से हमें ईपीएस मिल जाएगा। ईपीएस मिल गया तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। जो हमें चाहिए था दोनों पार्ट्स आ गए। यानी हमें अपने अपने आंसर में फर्स्ट पार्ट भी मिल गया, सॉल्यूशन में सेकंड पार्ट भी मिल गया। फर्स्ट पार्ट भी मिल गया, सेकंड पार्ट भी मिल गया। चलो बेटा आगे जल्दी बताइए। देखिए, इस क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगा, लेकिन इसमें बड़ी सारी नई नई बातें हमने पढ़ी। प्री टैक्स पोस्ट टैक्स के बारे में पढ़ा। अगर हमें डीओएल डीएफएल दिया हो तो उससे रिवर्स वर्किंग कैसे करते हैं हमने ये जाना। हमें काफी सारी छोटी छोटी बातें जानी। बोलिए क्लियर है ये बात? कूल। आगे पढ़ते हैं चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 फास्ट स्पीड में पढ़ेंगे बेटा, काफी फास्ट स्पीड में, ठीक है ना? देखिए, फाइन लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट द न्यू प्रोडक्ट इट्स ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ओहो, ये नहीं भी हम पढ़ा सकते, मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट का कंसेप्ट नहीं समझाया, इसे वेट करना पड़ेगा। यानी इस क्वेश्चन को अभी हमारी वेट करनी पड़ेगी। मुझे पढ़ाना है आपको ऐसा क्वेश्चन जिसमें ईपीएस वगैरह हो। हाँ, अगले क्वेश्चन में है, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन में है। आइए अब मेरे साथ फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए जरा कृपया करके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, पढ़ो। बैलेंस शीट ऑफ एक्जिम लिमिटेड। अब वो हमें एक बैलेंस शीट बना के दे रहा है, और वो हमें क्या दे रहा है इसमें? वो बोल रहा है जाओ, मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, मेरे पास वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, मेरे पास टोटल एसेट टर्नओवर है, इनकम टैक्स है। आपकी आंखों में ये रेशियो खटकने लगी है कि नहीं? सर यही रेशियो खटक रही है सर, बाकी सब तो मुझे पता है। अच्छा, मैं आपको बात पूछता हूँ, जितना क्वेश्चन अभी कर सकते हैं पहले उतना करते हैं, है ना? फिर जो पॉइंट पे अटकेंगे वो मैं पढ़ाऊंगा यार, मेरा काम है समझाना उसे। बट पहले जितना हम पढ़ सकते हैं उतने को पढ़ते हैं। जरा 2 मिनट अभी पेन वेन रख दीजिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। भाई क्वेश्चन मुझे ये कह रहा है कि जाओ ईपीएस निकालो, ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो, कम फाइनेंशियल लिवरेज निकालो, कंबाइंड, यानी सारी लिवरेज निकालो, सब कुछ करो। बेटा एक बात बताओ, अगर मुझे ये सब कुछ करना है तो कॉमन सेंस की बात है कि मेरे को इनकम स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी। और आपको ये बात पता लग गया है कि लिवरेज के क्वेश्चन में अगर अगर इनकम स्टेटमेंट बन गई तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। करेक्ट और इनकरेक्ट बताओ बेटा। अगर इनकम स्टेटमेंट बन गई तो सब कुछ करेक्ट हो जाता है एक तरीके से। आइए आप मेरे साथ पहले इनकम स्टेटमेंट बनाइए। हम लिखते हैं सॉल्यूशन नंबर 5, और हम बनाते हैं प्यारी सी एक इनकम स्टेटमेंट। देखिए जी, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे लिख देते हैं अमाउंट, फिर लिख देते हैं रुपीज, और फिर लिख देते हैं अपनी इनकम स्टेटमेंट के बारे में। सेल्स हमें शायद अभी नहीं पता, वेरिएबल कॉस्ट अभी शायद हमें नहीं पता, कंट्रीब्यूशन अभी शायद हमें नहीं पता,
फिक्स्ड कॉस्ट अभी शायद हमें नहीं पता। क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है बेटे यहाँ तक? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखिए जरा ध्यान से, हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट 16 लाख रुपए की है, ये पता है 16 लाख रुपीस। और हमें ये बात पता है वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट 70% है। बेटा एक बात बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% है, आप सच सच बताना, अगर वेरिएबल कॉस्ट 70% है तो पीवी रेशियो कितनी हुई, मतलब 30% हो गई, क्योंकि हमें पता है कि सेल 100% होती है। ये बात आपको समझ आती है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मुझे पता है कि वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो ये दोनों मुझे अपने आप ही समझ आ जाएंगी। बाकी क्लियर और नॉट क्लियर? क्योंकि सेल 100% होगी, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट अगर 70% चली जाएगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन 30% बचेगी, यानी कि पीवी रेशियो 30% होगी। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है कि एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? बेटे एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट का मतलब उसमें इंटरेस्ट एडिड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था, इंटरेस्ट हम अलग से नीचे दिखाते हैं। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर वो बोल रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट मतलब इस फिक्स्ड कॉस्ट में, बेटा इस फिक्स्ड कॉस्ट में इंटरेस्ट एडिड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट अलग चाहिए होती है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, और इंटरेस्ट की कॉस्ट अलग चाहिए होती है। अच्छी बात है, नहीं है इंक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड होता तो मुझे अलग अलग करना पड़ता। मैं तो यहाँ खुश हूं कि अलग है। क्या ये बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में चाय पीने जाते हैं ना, तो वो आपको चाय देते हैं लेकिन उसमें चीनी नहीं डालते, वो बोलते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ शुगर, कि चीनी अगर डालनी है तो अपनी पसंद से डालो। अमीर लोग चीनी नहीं पीते बेटे आजकल, वो बेचारे एकदम बेकार सी चाय पीते हैं, समझते हो? तो ये बोल रहा है फिक्स्ड कॉस्ट एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। बताओ एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैं भी लाते ही पीता हूँ, चाय लाते पीते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, वरना माता पिता भी आपको लाते गिफ्ट करेंगे, ध्यान दे। ठीक है जी, बोलिए यहाँ तक की बातें क्लियर है? प्यारे से प्यारे बच्चे को समझ आ गया? कूल। इंक्लूसिव इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए था, अच्छी बात है। और आगे पढ़ो। हाँ जी, और कोई जानकारी? अब देखो एक बात और कह रहा है, इनकम टैक्स का रेट है 30%। अबे तेरी की इनकम टैक्स वाले पहले आ जाते हैं। देखो बेटा, ये आया ईबीआईटी। अब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस होगा। अब जब इंटरेस्ट माइनस होगा तो अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, फिर उसमें से टैक्स माइनस होगा, फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स आएगा। चलो एक काम करो, बैलेंस शीट को देखो। क्या आप बैलेंस शीट में से इंटरेस्ट निकाल के ला सकते हो? क्या आपके पास इतनी शक्तियां हैं? सच बताओ, क्या आप बैलेंस शीट को देख के इंटरेस्ट निकाल सकते हो? हाँ बेटा, क्यों? क्यों नहीं? क्यों? बैलेंस शीट में ध्यान से देखो, डिवेंचर है 40 लाख के, और 40 लाख के डिवेंचर्स पे 12.5% का इंटरेस्ट जाता है, तो कितना इंटरेस्ट जाता होगा? 5 लाख का। बेटे टोटल इंटरेस्ट कितने का जाता होगा? 5 लाख का। तो देखो आप यहाँ दिखा सकते हो इंटरेस्ट कितने का बनेगा, 40 लाख का 12.5%, यानी 5 लाख रुपीज का इंटरेस्ट जाता होगा। ये बात भी क्लियर हो रही है ना आपको? कूल। अच्छा एक बात बताओ, इक्विटी है, रिटेन्ड अर्निंग है, करेंट लाइबिलिटीज भी हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है या इधर भी प्रेफरेंस शेयर नहीं है? नहीं है प्रेफरेंस शेयर। आप बैलेंस शीट को देखो, कहां लिखा है प्रेफरेंस शेयर? अगर होता तो इसी साइड होता ना। आपको पता है ना, लाइबिलिटी में ही दिखाते हैं प्रेफरेंस शेयर, अगर होता तो, बट नहीं है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर को फिर खा जाओ। अच्छा मैं एक बार बार ये प्रेफरेंस डिविडेंड लिख के दिखाया करूं, या ये स्टेप ही खा जाऊं, सीधा ईएईएस लिख दूं? देखो अगर मैं इसे गायब ही कर दूं, मैं कहूं यही ईएईएस बन गया, तो आप घबराओगे तो नहीं ऐसा लिखने से? क्या बार बार लिख के दिखाऊं कि प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, नहीं है, नहीं है? बोलो मेरी बातें आपको समझ आई? खा गए मुझे सीधा। अच्छा अगर मैं इसे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं, तो आप मुझे बताओ क्या आ जाएगा? सोच कर बताना। अगर मैं इसे डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं तो मैं किस पे पहुंच जाऊंगा? यानी सर हम अर्निंग पर शेयर पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? अर्निंग पर शेयर, यानी ईपीएस पे पहुंच जाएंगे। बताइए जी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं? कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं इस क्वेश्चन में? कोई है इतना वीर? देखो मैं बताता हूँ आपको। बेटा हमारे पास 20 लाख के शेयर्स थे, हर एक शेयर 100 रुपए का था। अगर मैं 20 लाख को डिवाइड बाय 100 कर दूंगा तो मेरे पास कितने शेयर्स आ जाएंगे? इन दोनों को डिवाइड करो। यहाँ पे आप चाहो तो मैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे कर देता हूँ डिवाइड। देखो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पता है कितने होंगे?
देखो 20 लाख रुपीस के शेयर्स है और हर एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का। तो 20 लाख शेयर, 100 रुपए का हर एक शेयर, तो इसका मतलब है 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स, बोलिए ये बातें क्लियर हो गई आपको? हाँ जी, क्लियर है। एनी डाउट? नो डाउट। आपने कहा जी यहाँ तक मुझे कोई डाउट नहीं है। ये आ गया अर्निंग पर शेयर, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन में और कोई जानकारी है नहीं है। अब हम एक पॉइंट पे आके अटक गए कि सर देखो जितना आता था उतना क्वेश्चन तो मैंने कर दिया, सच बताओ जितना आता था उतना कर दिया कि नहीं कर दिया अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है? अब मैंने आपको एक पॉइंट नहीं पढ़ाया है इस क्वेश्चन में और उसी वजह से आप अटक रहे हो। सर ये वाला पॉइंट हमारी आंखों में अटक रहा है सर, इस पॉइंट का क्या करूं? अगर आप ये समझा दोगे तो आंसर आ जाएगा। समझा दूं इसके बारे में? ठीक है। एक रेशियो है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, वैसे मैं इसके बारे में डिफाइन करवाऊंगा, लिखवाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। बट अभी मैं पहले क्वेश्चन कंप्लीट कराना चाहता हूँ, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करा दूं। देखो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है, इस रेशियो का एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये कहता है, देखिए टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इस रेशियो का एक फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स। क्या फॉर्मूला होता है? सर ये कैसे आया कैसे नहीं आया मैं बताऊंगा आपको, अभी इस क्वेश्चन के बाद ही बताऊंगा इस फॉर्मूला के बारे में, चिंता मत करो। यानी अगर हम यहाँ पे सेल लिख दें, यहाँ पे टोटल एसेट लिख दें तो बात बन जाएगी। तो देखिए अगर हम सेल और टोटल एसेट लिख दें तो बात तो बन जाएगी। और टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितनी है, 2.5। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2.5, यहाँ पे लिखूँ सेल्स, और मुझे टोटल एसेट पता है, टोटल एसेट 80 लाख की है क्योंकि ये एसेट साइड है, एसेट साइड का टोटल क्या होता है, टोटल एसेट। बेटा आपको ये बात पता है कि टोटल एसेट क्या होते हैं, एसेट साइड का टोटल होता है। तो एसेट साइड का टोटल है 80 लैक्स। तो आप मुझे बताओ 80 लैक्स इंटू 2.5 कितना हो जाएगा, 2 करोड़। तो यानी 2 करोड़ रुपीस की आपके पास सेल्स है, यानी आपके पास 2 करोड़ रुपीस की सेल्स है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गई बेटा मैंने क्या कहा? यानी हमारे पास सेल कितने की है, 2 करोड़ रुपए की। तो हमारे पास यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 से निकला है 2 करोड़ रुपीस की सेल। आपको नहीं लग रहा कि सेल आते ही जिंदगी में बाहर आ गई है? बताओ कैसे। अब तो एकदम धड़ 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 करके पूरी स्टेटमेंट बन जाएगी, कितने बच्चों के मन में बाहर आ गई है एकदम कि सर अब इसमें बचा ही क्या है, सर अब ये मेरे से कैसे बच पाएगा, ये तो मैं पूरा का पूरा ही रिजॉल्व कर दूंगा। सब कुछ समझ आ रही है बेटा मेरी बात? प्लीज बताइए। शाबाश। आपने कहा सर अब तो ये रिजॉल्व हो ही जाएगा मुझसे, देखो कैसे रिजॉल्व हो जाएगा समझो। 2 लाख का 70% माइनस कर दो, तो 2 करोड़ का 1 करोड़ 40 लैक्स, बचा कितना 60 लैक्स। 60 लाख में से 16 लाख माइनस कर दो, बचे कितने 44 लाख। 44 लाख में से 5 लाख हटा दो, कितने बचते हैं 39 लैक्स। 39 लाख। अब बेटा उसका टैक्स बताओ मुझे कितने परसेंट था, टैक्स था शायद 30%। हाँ जी, टैक्स की परसेंटेज थी 30। तो बेटा इसका 30% निकालियो जरा, बताओ मुझे। 117, फिर 4 जीरोस, 117,000,000, 11,70,000 बेटा माइनस कर दीजिए। आप मुझे EAS बताओ, मतलब आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट बताओ। 2730, और फिर आप उसे 20,000 से डिवाइड भी कर दीजिए बेटा, 136.5।
यानी हर एक शेयर पे अर्निंग कितने की आ रही है, हर एक शेयर की अर्निंग कितने की है, अर्निंग पर शेयर मतलब एक शेयर की कमाई कितने की है, एक शेयर की कमाई है 136.5, एक शेयर की कमाई कितने की बेटे 136.5। बोलिए मेरी बातें क्लियर हो गई आपको ये भी, शाबाश। अगर आपके पास एक शेयर की कमाई भी आ गई, अब आप मुझे ये बताओ कि क्वेश्चन ने क्या क्या मांगा था, वो निकाल देते हैं। चलो भैया क्वेश्चन से सब पूछते हैं। हाँ जी, क्या चाहिए, उन्होंने कहा फर्स्ट पार्ट में ईपीएस चाहिए। ईपीएस तो अभी अभी हमने डिराइव करा है, हम लिख देंगे बस सीधा। फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमसे ईपीएस मांगा है, अर्निंग पर शेयर, तो वो है 136.5। ठीक है जी, दूसरा ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज बताइए बेटा, ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या होता है? बोलिए जी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, यानी 60 लैक्स अपॉन 44 लैक्स। कोई है ऐसा जो इसका आंसर बता सकता हो मुझे? 1.36। ठीक है जी, थर्ड पार्ट पे आए, क्या हम इसके थर्ड पार्ट पे आ जाएं? अब आता है फाइनेंशियल लिवरेज, यानी ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी 44 लाख रुपीस अपॉन 39 लाख रुपीस। कोई है ऐसा जिसने इसे भी निकाल दिया बेटा? 1.128, 1.128। और फोर्थ पॉइंट है कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन बाय ईबीटी। बताइए जी, 60/39 कितना आया इसका आंसर? 1.538। अच्छा, एक मिनट सुनना जरा। अब ना मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर मत निकाला करो, क्योंकि अगर इन दोनों में भी राउंडिंग ऑफ है, मेरी बात को समझो। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि सर डीओएल और डीएफएल मल्टीप्लाई करके भी तो डीसीएल आ सकता है, तो आप ये डीसीएल की मेहनत क्यों कर रहे हो, सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। बट बेटा मल्टीप्लाई करने पे कभी कभी आंसर हिल जाता है। देखो, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कैलकुलेटर पे, करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सा अलग आ सकता है आंसर। 1.534 आ रहा है, बच्चे बता रहे कि जब इन दोनों को इंटू करते हैं तो 1.534 आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों में राउंडिंग ऑफ कर रखी है, राउंडिंग ऑफ की वजह से आंसर थोड़ा कम हो जाता है या कभी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए निकालना चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ आई मैंने क्या कहा? अगर आपका डीओएल डीएफएल परफेक्ट नंबर्स नहीं है ना, या प्रॉपर डेसिमल्स नहीं है, तो उन्हें मल्टीप्लाई मत किया करो, डिराइव किया करो डीसीएल। क्या ये बात आपको याद रहेगी कि हमें डीसीएल डिराइव करना चाहिए? क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको डीसीएल डिराइव करना चाहिए, से यस और नो। क्लियर हो गई ये बात? शाबाश। अगर आपको ये पूरी की पूरी बातचीत क्लियर हो गई है, बहुत बढ़िया, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी ओवर हो गया है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ना देखो, आप इसका फर्स्ट पार्ट तो कर लोगे आसानी से। वो कहता है डिफरेंट लिवरेज फॉर बोथ द फर्म्स, हमें दोनों फर्म्स की लिवरेज निकालनी है, वो तो आप निकाल लोगे। बट फिर वो कहता है कि हमें इस पे कमेंट करना है, कमेंट, कमेंट मुझे सिखाना है आपको। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लिवरेज किस चीज का मेजर है? रिस्क का मेजर है, तो जिसका लिवरेज हाई होगा वो फर्म ज्यादा रिस्की होगी। रिपीट करो मैंने क्या कहा, लिवरेज किस बात का, आप मुझे एक बात बताओ, लिवरेज किस बात का मेजर है? मैंने क्या लिखवाया था? लिवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क, लिवरेज इज अ मेजर ऑफ रिस्क। तो अगर एक फर्म की लिवरेज ज्यादा होगी तो उसका रिस्क ज्यादा होगा,
अगर एक फर्म की लिवरेज ज्यादा होगी तो उसका रिस्क ज्यादा होगा, याद रखोगे ये बात? तो ठीक है, हमें इसके लिवरेज को आइडेंटिफाई करना है और फिर उसके रिस्क पे कमेंट करना है। मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करा रहा हूं, पूरा डिटेल में नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मुझे इसके कमेंट पे फोकस करना है। आइए जरा मेरे साथ, आप मुझे हेल्प करेंगे ये स्टेटमेंट निकालने के बाद, मतलब लिवरेज देने के बाद क्या होगा। पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड, दो कंपनियां हैं बेटे, एक कंपनी का नाम है पी लिमिटेड, एक कंपनी का नाम है क्यू लिमिटेड। तो आप मुझे पहले जल्दी से इनकी लिवरेज निकाल के बता दो कि इसकी डीओएल कितनी है, इसकी डीओएल कितनी है, जल्दी बताओ। देखो, इसकी डीओएल होगी 300/150, 300/150 यानी 2 टाइम्स, है ना। इसकी डीओएल कितनी होगी, 700/300, करिए बेटा कितना आता है, 2.66 यानी 2 पॉइंट कितना। हाँ, आप भी सॉल्व करो, साथ साथ लिखो बेटे। डीएफएल, डीएफएल कितना होगा, ईबीआईटी बाई ईबीटी, है ना। 300/200, कितना आया था बेटा इसका आंसर, 2.33। ठीक है जी, ये कर लिया आपने। मेरे हिसाब से लिवरेज निकालना तो बच्चों का खेल था बेटा, लिवरेज निकालना तो बच्चों का खेल था। अग्री? कमेंट करना स्टार्ट करूं? एक एक करके करते हैं, बताओ। अब ना आपको याद रखना है कि मैंने क्या लिखवाया था। मैंने आपको बताया था कि डीओएल जो होता है वो ऑपरेटिंग रिस्क को नापता है, याद करो। डीओएल जो है वो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्क को नापता है, तो ऑपरेटिंग रिस्क को नापता है। इन दोनों बिजनेस में से ऑपरेटिंग रिस्क किसका हाई है, तो आप ये बोलोगे ऑपरेटिंग रिस्क के नजरिए से क्यू लिमिटेड का रिस्क हाई है। अगर आप ऑपरेटिंग रिस्क को नापना चाहते हो तो क्यू का रिस्क हाई है, ये देखो। तो पहली स्टेटमेंट इसी के बारे में लिखनी पड़ेगी हमें। तो जब हमें कमेंट लिखना है तो हम यही इसी के बारे में पहले कमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द ऑपरेटिंग रिस्क of Q Limited is higher than P Limited because its DOL is higher। अच्छा, आप कभी ऐसे कमेंट करते हो बेटा किसी पे? आपने कभी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में किसी पे कमेंट किया है? पायल ने तो साफ ही झूठ बोल दिया, नहीं। ठीक है बेटे, बेटा हम भारतीयों की, इनफैक्ट भारतीयों की क्यों, ग्लोबली ही कमेंट करना इंसान की आदत बन चुकी है। हम बिना कमेंट किए रह ही नहीं सकते। एक कह रहे हैं ना मैं अच्छे घर से आता हूँ, इसका मतलब क्या है कि कमेंट नहीं करोगे आप किसी पे। ऐसा कुछ नहीं बेटे, अच्छा घर बुरा घर। कमेंट एक जेनेरिक है, आप किसी को प्रेस करोगे वो भी तो एक कमेंट है। अगर आप किसी को अच्छा बोलते हो, प्रेस करते हो, तो वो भी तो एक कमेंट है बेटे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कमेंट मतलब है कि जब आप किसी को कुछ बोलते हो, चाहे अच्छा या बुरा, है ना। जैसे हम किसी को बोलते हैं कि अरे आज तो आपका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आया है, आप तो बहुत अमेजिंग मार्क्स लाए हो, तो ये भी तो एक कमेंट है। हाँ, एक बच्चे ने बोला हम फ्रेंड के पोस्ट पे कमेंट करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको यही देखना है कि देखो इन दोनों में से हायर कौन है, ये तो इसका ऑपरेटिंग रिस्क ज्यादा है। अच्छा, फाइनेंशियल रिस्क की बात करो, दोनों का फाइनेंशियल रिस्क बराबर है, तो सेकंड कमेंट क्या करोगे, द फाइनेंशियल रिस्क पे। अब आप बोलोगे द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ both the firms is equal as they have same DOL, DFL, क्योंकि उनकी DFL सेम है। ठीक है जी।
ये बातें आपको क्लियर होगी मैंने क्या कहा, क्योंकि उनकी डीएफएल सेम है। अब तीसरी बात बताइए, कंबाइंड रिस्क, द कंबाइंड रिस्क of Q Limited is higher than P Limited because, बताइए Q Limited का कंबाइंड रिस्क ज्यादा क्यों है? आप मुझे बताइए कि Q Limited का कंबाइंड रिस्क हायर क्यों है? बिकॉज इट हैज हायर DCL, उसका DCL हायर है। तो आपको DOL, DFL, DCL तीनों पे हमने कमेंट कर दिया, यही मार्क्स मिलेंगे बेटा। पता है आपको, ये 3 लाइन लिखने के 3 मार्क मिल जाते हैं कभी कभी। मतलब अगर ये क्वेश्चन 6 मार्क का है तो 3 मार्क सिर्फ ये लिखने के मिल जाएंगे आप। क्या आप मेरी बात समझ गए मैंने क्या कहा? थम्स अप करिए बेटे, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमें समझ आ गया है। हम जरा वापस चलते हैं अपने नोट्स पे, क्योंकि मेरे वरना नोट्स रह जाएंगे आज पेंडिंग। मुझे एक नोट लिखवाना था, कंसेप्ट नंबर 6 हो गए थे ना, नहीं 7 हो गए थे, 8th लिखवाना है। आइए जरा कंसेप्ट नंबर 8 पे आइए, लिखिए कॉन्सेप्ट नंबर 8, एसेट टर्नओवर रेशियो। कौन सी रेशियो बेटे? एसेट टर्नओवर रेशियो। बताइए जी, मुझे बताइए एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या बताया था मैंने आपको? देखो आपको मैं एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, ठीक है ना। जब भी कभी टर्नओवर रेशियो नाम आएगा, जब भी कभी क्या आएगा, टर्नओवर रेशियो, तो जो उसके नाम के आगे लिखा है ना, वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं डेटर टर्नओवर रेशियो, तो बताओ फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में क्या आएगा, जल्दी बताओ। डिनोमिनेटर में डेटर्स आएंगे, ठीक है। अगर मैं बोलूं कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो उसमें डिनोमिनेटर में कौन आएगा, कैपिटल आएगी। समझ आ गया आपको? इसी तरीके से अगर एसेट टर्नओवर रेशियो है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बेटे एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि आप कितने की सेल्स करते हो और जब आपके टोटल एसेट्स कितने होते हैं। बेसिकली ये डिवाइड करने से टाइम्स में आंसर आता है, टाइम्स में। और इससे पता लगता है कि हम कितने गुना सेल करते हैं एसेट, जब हम, हमारे पास पैसा एसेट में लगा होता है, ठीक है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कि ये एक गोलगप्पा बेचने वाला है। गोलगप्पा समझते हो क्या होता है? क्या बोलते हो, पुचका बोलते हो ना कुछ एरियाज में आप, और क्या बोलते हैं, पानी पूरी, और क्या नाम है इसका? बेटे नॉर्थ में तो हम लोग गोलगप्पा बोलते हैं, आप लोग कुछ एरिया में पानी पूरी बोलते हैं, और एरियाज में क्या बोलते हैं? सब में पानी पूरी। एक बोल रहे हैं गपशप, पलोड़ी बोलते हैं, कई वाटर बॉल्स बोलते हैं। अंग्रेज में आए बेटा हमारे बैच में, ताली बजाओ, कह रहे वाटर बॉल्स। क्या बात है, पुचका, हाँ पुचका शायद वेस्ट बंगाल में बोलते हैं ना। अच्छा एक गोलगप्पा जी हैं, ठीक है, एक अंकल जी हैं जिनका नाम है गोलगप्पा जी, और एक है मिस्टर मुकेश अंबानी, जानते ही होंगे इसका नाम तो आप, है ना, इनका नाम आप जानते ही होंगे, मोटा भाई है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से किसकी टर्नओवर रेशियो हायर होगी? ए या बी, ऐसे आंसर दो मुझे, ए या बी। नव्या ने कहा बी, ए या बी, आपने वोटिंग करनी है। चेतना ने भी कहा बी, ज्यादातर बच्चों ने कहा बी, और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सबका आंसर गलत है। आपने इस रेशियो को समझना है कि ये रेशियो क्या पढ़ाती है बेटे, ध्यान दो। देखो मैं इस बात से तो समझ गया 2 क्लास के अंदर कि 12वीं तक तो आपने नाश पीटा है पढ़ाई का, तबीयत से, क्योंकि ये सब कुछ 12th की क्लास में पढ़ाया गया था, अकाउंटिंग में पढ़ाया गया था आपको। इनफैक्ट मुझे लगता है फाउंडेशन फाउंडेशन में रेशियोज नहीं होती ना। चलो बच गए, फाउंडेशन वाले टीचर्स बच गए।
बट 12th वालों ने तो नाश पीट दिया बेटा, मतलब आपने पीट दिया, उन टीचरों ने तो पढ़ाया होगा। सुनो मेरी बात, एसेट टर्नओवर रेशियो क्या मानता है बेटा? एसेट टर्नओवर रेशियो ये कहता है कि हमने कितने एसेट लगाए और उससे कितनी सेल जनरेट करी। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो गोलगप्पा जी हैं, जो वाटर बॉल्स जी हैं, इन्होंने, आप एक बात हो, जो गोलगप्पे की रेडी होती है, रेडी समझते हो क्या होता है? कार्ट जो होती है ना, जो भी दुकान उन्होंने बाहर लगाई होती है रोड पे, वो कितने की लगती होगी? उनके एसेट कितने होंगे? सोच के बताओ कितने के एसेट होंगे। अरे बिजनेस पढ़ रहे हो यार, तुम बताओगे कुछ, कितने की होती होगी? मेरे हिसाब से सब कुछ मिला के जो उनके सारे एसेट्स हैं 15-20 हज़ार के होते होंगे। 20 हज़ार मान ले बेटा, उसमें कार्ट भी आ जाएगी, फिर ऊपर बर्तन वर्तन रखे होंगे, वो सब मिला के चलो मान लेते हैं 20,000। अच्छा, मुकेश भाई ने अपनी एक, मान लेते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरी लगाई। अब मान लेते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट है 2 लाख करोड़ की। ज़्यादा ही कर दिए मैंने कुछ, अमीर आदमी है ना, मैंने बहुत ज़्यादा ही लिख दिया इसके आगे जीरो, कोई नहीं। मान लो इन्होंने 2 लाख करोड़ की अपनी एक इंडस्ट्री लगाई है। आपको पता है कि ये गोलगप्पा जी अपनी सेल्स कितनी कर लेते होंगे? ये तो इनके एसेट हो गए ना। आपको पता है ये इतनी सेल कितनी कर लेते होंगे? कोई एग्जांपल? गर्ल्स तो यूजुअली जाती होंगी शायद गोलगप्पा खाने, बॉयज तो आई होप नहीं जाते होंगे, कम लोग खाते होंगे। ठीक बेटा, मेरे को ये फालतू के जवाब मत दिया करो, कोई लॉजिकल जवाब दो कि कितनी सेल होती होगी, हिसाब लगाओ। तुम पढ़े लिखे लोग हो बेटा, तुमने मेरी इनकम तक भी जान ली होगी अब तक, कैलकुलेट करके अपने दिमाग में। तो तुम्हें बाकियों की नहीं पता चल रही, सबकी पता चल रही तुम्हें इनकम। देखो, आपने ये सोचा होगा कि एक प्लेट आती है मान लो 50 रुपए की, ठीक है? अपने मन में सोचो, एक प्लेट आती है 50 रुपए की, एक दिन में 200 प्लेट तो बेच ही देते होंगे अंकल जी, है ना? और 200 प्लेट बेच देते होंगे और 360 दिन काम करते होंगे, 5 दिन ही छुट्टी करते होंगे, कितनी सेल होती है बताओ? अरे करो कैलकुलेटर का सदुपयोग, आराम से बैठे, मुस्कुरा रहे, दांत फाड़ रहे, जल्दी बताओ। 36 लैक्स। एक बच्चे ने कहा 36 लैक्स। अब इन दोनों को डिवाइड करना, कितना आया? 180। यानी ये जितना पैसा एसेट में लगाते हैं उससे 180 गुना सेल कर देते हैं। यानी ये जितने पैसों के एसेट लगाए हुए हैं उससे 180 गुना रुपए की सेल कर देते हैं। समझते हैं आप मेरी बात? अभी आपको पता है, आपने, अब तो खैर काफ़ी समय हो गया, मुझे लगता है एक साल पुरानी या 2 साल पुरानी बात हो गई। न्यूज़पेपर में आया था एक, ऐसे ही किसी गोलगप्पे वगैरह बेचने वाले को जीएसटी का नोटिस आ गया था। पढ़ी थी आपने रिपोर्ट? उन्होंने क्या किया, सारी पेमेंट, मतलब जो भी आता है पेटीएम कर देता है, तो उनका पेटीएम की कलेक्शन जो, मतलब डिजिटल कलेक्शन थी, वो 40 लाख से ऊपर चली गई। अब जीएसटी वालों ने तो कहा भैया तुम बिना जीएसटी पे किए इतनी सेल कर, सोचो वो तो वो कलेक्शन थी जो कैश में नहीं थी, तो कैश में भी तो कलेक्शन होती होगी उनकी, तो मुझे लगता है 1 करोड़ की तो सेल ही कर दी उसने गोलगप्पे में। कई बार तो ऐसा लगने लगे आपको मैं क्या सी ये कर रहा हूँ, बढ़िया बिजनेस मेरी नज़रों के सामने चल रहा है ना? बट ऐसा सोचना नहीं, बट मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? वो बोलते हैं इनकम टैक्स भी नहीं देते वो लोग, मतलब अब वो देते नहीं देते वो मुझे नहीं समझ आता, लेकिन बेटा उन्हें एक ही पेटीएम में इतने पैसे लेने को किसने कहा था? है ना? दो चार अलग अलग पेटीएम अकाउंट बना लेते। सुनो मेरी बात, बट ये बात क्लियर हो गई आपको मैंने क्या कहा? अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मुकेश भाई ने 2 लाख करोड़ की फैक्ट्री लगाई है, इनकी सेल क्या आपको लगता है 180 गुना होती होगी? कभी भी नहीं होती होगी। आई कैन बेट ऑन इट कि इतनी बड़ी फैक्ट्री की सेल शायद ही मैं बहुत बड़ी फिगर भी अगर बता दूं, बहुत बड़ी, तो भी शायद 20 लाख करोड़ की सेल कर देंगे। इतनी भी नहीं हो सकती, इतनी भी नहीं हो सकती बेटा, मैं बहुत एग्जैगरेट करके बता रहा हूँ आपके लिए। मेरे हिसाब से अगर 2 लाख करोड़ की फैक्ट्री लगाई, 1 लाख करोड़ की भी सेल नहीं कर सकते आप एक साल में। फिर भी चलो मैंने बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिया, तो भी 10 टाइम्स। तो बताओ, एसेट टर्नओवर किसकी हमेशा ज़्यादा होगी? छोटे बिजनेसेस की। छोटे बिजनेसेस की एसेट टर्नओवर हायर होती है, क्योंकि उनकी एसेट में इन्वेस्टमेंट कम होती है। हमारी भी एसेट टर्नओवर हाई होती है, क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ाने का काम करते हैं, हमारी सेल अच्छी होती है, लेकिन हमारी एसेट में इन्वेस्टमेंट नहीं होती उतनी। मेरा एसेट की इन्वेस्टमेंट कितनी होगी? 5-7 लाख, 10 लाख, अगर सारे एसेट्स भी गिन लूंगा, जिनकी हेल्प से मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है बेटा मैंने क्या कहा? तो एसेट टर्नओवर रेशियो क्या नापता है? एसेट टर्नओवर रेशियो नापता है
कि आपने कितना पैसा एसेट्स में लगाया और उससे कितने टाइम्स आप सेल अचीव कर रहे हो, उससे कितने टाइम्स आप सेल अचीव कर रहे हो। बोलिए जानवी, आपको समझ आया मैंने क्या कहा? कि आपने कितना पैसा एसेट में लगाया और उससे कितने गुना, कितने टाइम्स आप सेल अचीव कर रहे हो। बोलिए क्लियर हो गया आपको? लिखिए प्लीज, लिख लिया आपने? एग्जाम्पल भी लिख लो। अच्छा, मैं आपसे चलो एक थोड़ा आगे की बात करता हूँ। कोई एग्जाम्पल आप मुझे दे सकते हो? कोई एग्जाम्पल जो हाई एसेट टर्नओवर लाते हो, कोई ऐसे बिजनेस जिनकी हाई एसेट टर्नओवर होती है, और कोई ऐसे एग्जाम्पल जिनकी लो एसेट टर्नओवर होती है। आप मुझे बताइए, क्या आप मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? कोई ऐसा एग्जाम्पल दो हाई एसेट टर्नओवर रेशियो का, जिनमें एसेट कम लगते हैं लेकिन टर्नओवर ज्यादा होती है। एक ने तो बोल दिया कि आप ही का एग्जाम्पल, चलो ठीक है, हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एजुकेशनल सर्विसेज। हमारे हमेशा एसेट सस्ते होंगे, कम होंगे, बट हम सेल ज़्यादा जनरेट कर पाएंगे। सीए की सर्विसेज, सीए ऑफिस की सर्विसेज, ठीक है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम करेगा उनके भी पैसे कम लगे होंगे। बेटा कंप्यूटर कितने खरीद लोगे? 10 20 30 कंप्यूटर खरीद लोगे, लेकिन सेल ज़्यादा होगी, सॉफ्टवेयर बिकेगा महंगे में। अच्छा अब बताओ, लो एसेट टर्नओवर किस में होती है? जिसमें पैसा बहुत लगता है, एसेट बहुत लगते हैं, लेकिन टर्नओवर उतनी ज़्यादा नहीं होती, सेल उतनी ज़्यादा नहीं होती। एक बच्चे ने कहा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा बड़ा वर्ड है, मुझे कोई एग्जाम्पल दो बेटे। जैसे कार डीलरशिप। आपको पता है कार डीलरशिप में आप जब गाड़ी खरीदने जाते हो, आपने कभी नोटिस किया कि उनके पास कितनी सारी कार्स खड़ी होती हैं एक ही शोरूम में, और उस शोरूम का भी किराया होता है, शोरूम भी खरीदा हुआ होता है उन्होंने ज़्यादातर। तो शोरूम भी एक एसेट है, गाड़ियाँ भी जो खड़ी हैं वो भी एसेट है। तो उनके बहुत ज़्यादा एसेट होते हैं, बट उतनी गाड़ियाँ बिकती नहीं है। ऐसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया किसी ने, एयरलाइंस का एग्जाम्पल। एयरलाइंस भी बहुत लो एसेट टर्नओवर वाली कंपनी, बिजनेस है, लो एसेट टर्नओवर वाला बिजनेस है। एक दिन अभी मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था कि एयर इंडिया के जैसे प्लेन व्लेन गिर गए, है ना, तो दुख हुआ सबको। अब उसके बाद भी एयर इंडिया ने एकदम अपने वो प्लेन हटाए क्यों नहीं? बेटा एयर इंडिया या कोई भी दुनिया की कंपनी प्लेन ऐसे हटा नहीं सकती, क्योंकि वो प्लेन बहुत महंगी एसेट है, बहुत महंगी एसेट है। उनकी लाइफ जो 20 25 30 साल की लाइफ है, जब तक वो पूरी लाइफ नहीं यूज होगी तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता फ्लीट में से। ठीक करा जा सकता था लेकिन हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत एसेट बहुत महंगे हैं, उतना तो उन्होंने सेल नहीं करी उससे। भाई जितनी उसकी टिकट ही नहीं आई। ऐसे होटल का बिजनेस भी, बिल्कुल सही कहा आपने, होटल का बिजनेस। अब आपको पता है होटल में कितने एसेट लगे होते हैं? 20 20 30 30 50 50 करोड़ के होटल होते हैं। ठीक है जी, क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही है मैंने क्या कहा? तो ऐसे आप और एग्जांपल दे सकते हो, बड़े अच्छे अच्छे एग्जांपल बच्चे दे रहे हैं, माइनिंग कंपनी, ये सब बिल्कुल ठीक। बट आई होप आपको एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में बात समझ आ गई मैंने क्या कहा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी ना 5 मिनट और है, बट मैं नया कोई क्वेश्चन नहीं कराना पड़ चाहता, तो मैं एक दो छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ जो आपके कोर्स में काम आएंगी आपकी। ठीक है, लिखिए ज़रा, इसे कंसेप्ट नंबर 9 बना के लिख लो चाहे। पहली बात, आप इसे लिखो शॉर्ट नोट्स। ठीक है जी, एक नोट तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कभी आपको कूपन रेट दिया हो तो समझ जाना, कूपन रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट। समझ जाओगे आप? कूपन रेट का मतलब क्या होता है बेटे? इंटरेस्ट रेट। ये बात क्लियर हो गई आपको? ऑर्डिनरी शेयर्स, अगर कभी लिखा हो ऑर्डिनरी शेयर्स या फिर लिखा हो कॉमन शेयर्स, तो समझ लेना कि कॉमन शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब होता है इक्विटी शेयर्स। कॉमन शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स का मतलब क्या होता है बेटा? इक्विटी शेयर्स। समझ जाओगे आप ये बात? राइट, ठीक बात है। अच्छा, अगर कभी मैं आपको ये लिख दूं 100 बेसिस पॉइंट्स
या फिर 100 बीपीएस, तो समझ जाना वो होता है 1%। वो कितना होता है बेटे? 1%। अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो ना 100 बेसिस पॉइंट्स, तो समझ जाना 100 बेसिस पॉइंट मतलब 1%। ये टर्मिनोलॉजी है बेटे जो आपको पता होनी चाहिए फाइनेंस की। अगर कभी लिखा हो 200 बेसिस पॉइंट्स, तो समझ जाना 200 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 2%। ठीक है जी, क्या ये बात आपको समझ आ गई मैंने क्या कहा? ठीक है जी। अगर कभी लिखा हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप समझ जाना कि क्वेश्चन आपसे ईबीआईटी के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है बेटे? ईबीआईटी के बारे में बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन में कभी लिखा हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आप समझ जाना कि ईबीआईटी के बारे में बात हो रही है। समझ गए आप मेरी बात? अगर कभी किसी क्वेश्चन में, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मैं ना आपके सामने एक कंपैरिजन दिखाता हूँ, इंडियन एंड वेस्टर्न सिस्टम। आपने कभी कभी एक बात नोटिस की होगी, अभी अब मुझे लिखने देना, बाद में आप कॉपी करना, ठीक है? कभी कभी आपने ऐसे देखा होगा कि हम लिखते हैं, जैसे इंडिया में हम लोग लिखते हैं 1000, फिर कभी कभी हम लिखते हैं 1 लाख, फिर कभी कभी हम लिखते हैं 1 करोड़। ऐसे लिखते हैं ना बेटे? यानी इसे समझो, इसे बोलते हैं 1000, इसे बोलते हैं 1 लाख, इसे बोलते हैं 1 करोड़। ये तो आपको पता है ना? लेकिन फॉरेन में लोग क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं बेटे, वो बोलते हैं 1000, फिर वो बोलते हैं 30 और 30, उसे बोलते हैं मिलियन। उसे क्या बोलते हैं वो लोग? मिलियन। मतलब आप ये कहेंगे कि हम लोग हजार, लाख और करोड़ में पढ़ाई करते हैं, है ना? हम लोग कैसे पढ़ाई करते हैं बेटे? 1000, फिर 1 लाख, फिर 1 करोड़। हमारे सिस्टम में एक प्रॉब्लम है, हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बताओ? हमारे सिस्टम में बेटा ये प्रॉब्लम है कि हम ना 1000 के बाद दो दो जीरो लिखने स्टार्ट कर देते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम पहले 3 जीरो लिखते हैं, फिर दो दो जीरो लिखते हैं। उनका सिस्टम ज़्यादा आसान है, हमें वो टफ लगता है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती ये बात। लेकिन अगर हमें बचपन से ये पढ़ाया जाए तो ये आसान है, क्योंकि इसमें 3 जीरो और फिर अगले 3 जीरो, और फिर बिलियन में 9 जीरो, फिर ट्रिलियन में 12 जीरो, ऐसे चलता है। समझ रहे आप मेरी बात? मतलब 3 जीरो वाला 1000, फिर 6 जीरो वाला मिलियन, 9 जीरो वाला बिलियन, 12 जीरो वाला ट्रिलियन। क्या मेरी बातें आपको समझ आई मैंने क्या कहा? तो ये वेस्टर्न सिस्टम है। ये आपको कभी कभी क्वेश्चन में इनके बारे में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितने जीरो डालने हैं। आप समझ जाओगे। अगर मान लो क्वेश्चन में लिख दे कि हमने डेट रेस करी है 3 मिलियन की, 3 मिलियन, तो 3 मिलियन मतलब 30 लैक्स की डेट रेस करी होगी। समझ जाओगे ना आप ये बात? कॉपी कर लो बेटा, कॉपी कर लो। आज के लिए इतना ही, कोई होमवर्क नहीं है। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस उन्हें रिपीट करके, मतलब अपने मन में रिवाइज वाइज करके आ जाना। समय होगा तो रिपीट कर लेना, वरना रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। बस लेकिन पढ़ कर जरूर आ जाना। या एक काम करना, क्लास वर्क को रिपीट कर लेना, क्लास वर्क को रिपीट कर लेना। ठीक है जी। अभी शुरू की एक दो क्लासेस में, जब फाउंडेशनल क्लासेस है ना बेटा, उसके बाद धीरे धीरे करके हम जब ज़्यादा कंसेप्ट पे जाएंगे तब हम आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है ना? ठीक है बच्चे, आई सी यू नेक्स्ट टुमारो इन दी टुमारोज क्लास। ठीक है, जिनकी कॉस्टिंग की क्लास है उन्हें बाद में लाइव मिलेंगे कॉस्टिंग में, एफएम वालों को कल मिलेंगे। ठीक है जी, कूल, बाय बाय।